We are at 7th May. Operation Sindoor. Operation Sindoor. 26 people lost their lives. What does the war room look like? उस दिन क्या हो रहा होता है? शायद आपको जान के हैरानी होगी, 24 घंटे बाद एक पायलट जो जाके अटैक करने वाला है उसको भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? 24 घंटे में भी नहीं पता होता सर? नहीं, these are very need to know basis things. क्या हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पे कुछ भी बमबारी करी या वो सिर्फ एक अफवाह थी? I'll give you one guess. ये कह देना कि it is only on pause and any act of terror from this point on will be seen as an act of war. It's a very strong statement. सर आपने rule of game बदल दिया है. In these 3-4 days ऐसा क्या हो सकता था that would have spiraled things out of control? देखिए मेरी समझ से Guys, मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. आप एपिसोड्स बिंज करते हो, नए एपिसोड्स के लिए वापस आते हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाते ही नहीं. आई रिक्वेस्ट यू डू हिट द सब्सक्राइब बटन, या अगर ऑलरेडी किया है तो एक बार रीचेक कर लो. बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं आपके फेवरेट गेस्ट्स और धमाकेदार कॉन्वर्सेशंस मैं लाता रहूंगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स बीन अ होल ईयर. एक पूरा साल हो गया. क्या दिन थे यार वो, व्हेन ऑपरेशन सिंदूर, व्हेन फर्स्ट पहलगाम में टेरर अटैक होता है. आप वो स्टोरी सुन सकते हो मेरे नज़ाकत वाले पॉड में. पब्लिक मूड चेंज रहता है. सडनली पूरा देश ग्रीव कर रहा है और द प्रेशर माउंट्स. पॉलिटिकल लीडरशिप अनाउंस कर देती है हम कुछ करेंगे. द प्रेशर माउंट्स ऑन द आर्म्ड फोर्सेस. सो मेनी वेरिएबल्स टू कंसिडर. और देश और मीडिया में गुस्सा है. एंड देन 7th मई को सुबह सुबह अटैक होता है. हम लोग अंदर घुस के नॉ टारगेट इनके जो इनके टेररिस्ट साइट्स उन पर अटैक करते हैं. इट फील्स लाइक येस्टरडे. बट जब ये सब हो रहा था और इसके बीच में ट्रेडिशनल मीडिया अपना डांस कर रही थी जो कर रही थी, फॉग ऑफ वॉर था, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर थी नहीं. इससे निकलने के बाद वी गॉट इनटू समथिंग एल्स. काफी क्वेश्चंस ऐसे रह गए थे अराउंड ऑपरेशन सिंदूर दैट वर कंप्लीटली अनआंसर्ड. काफी क्वेश्चंस क्लियर ही एक साल बाद होते हैं कि किस तरीके से अब दुनिया चेंज हो गई इन व्यू ऑफ ऑपरेशन सिंदूर. आप देखो, the war in Iran does not seem to end. The war in Gaza does not seem to end. The war in Ukraine does not seem to end. But the war in Pakistan ended because our armed forces were like strategic objectives met. Right? The world changed. India-Pakistan for sure changed. The red line on engagement between India-Pakistan for sure changed. तो कुछ questions clear ही एक साल के बाद होते हैं. उससे पहले वो clear हो ही नहीं सकते. और कुछ questions ऐसे होते हैं जो उस टाइम पूछना ठीक नहीं होता. फॉर इंस्टेंस, एंड अगर आप मेरा पॉडकास्ट फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, आपको पता है कि मेरी तो चुल है, मैं तो ऐसे सवाल पूछता ही हूं जो नहीं पूछने चाहिए. डिड वी हिट पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स? वॉज दैट कंफर्म? किराना हिल्स में एक बोरॉन सैंड से भरा हुआ प्लेन इजिप्ट से क्यों आता है? वाई इज डोनाल्ड ट्रम्प सेइंग न्यूक्लियर ओवर एंड ओवर? वाई डू आवर आर्म्ड फोर्सेस कम्युनिकेशंस अवॉइड दैट क्वेश्चन? दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद लेफ्टिनेंट जनरल दुआ. मैं सर के एक्सपीरियंस के साथ, ही वॉज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द उड़ी स्ट्राइक, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने किए थे, उनके उस एक्सपीरियंस के साथ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसी क्या बातें हैं जो हमें नहीं पता अबाउट ऑपरेशन सिंदूर? ऐसा क्या हुआ हो सकता है जो पब्लिक तक नहीं ट्रांसलेट होता? जनरली जब ये सब हो रहा होता है तो अंदर पावर रूम्स में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है? व्हाट आर पीपल थिंकिंग? हाउ इज द वॉर बीइंग गेम्ड? हाउ इज द स्ट्रैटेजी बीइंग क्रिएटेड? क्या होता है स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस में? और जब ये हुआ लास्ट ईयर 2025 7 से 10 88 घंटों 88 आवर्स from 7th May to 10th May in 2025, what exactly happened? How did it change the world? What does it mean for our armed forces? What does it mean for our civilians? What does it mean for you and me? This is the Prakhar Gupta experience. This is a special episode on Operation Sindoor with Lieutenant General Satish Dua. Please make sure you subscribe. Please make sure you show love for sir, for being so honest and so candid. Even though my questions are so pushy. I'll see you on the other side. Thank you so much for always watching. I'll ask you the most controversial question that I've asked इस regard में अभी तक. वो ये है सर कि क्या हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पे कुछ भी बमबारी करी या वो सिर्फ एक अफवाह थी? I'll give you one guess. आप क्या सोचते हैं? मैं तो सर हाँ सोचता हूँ सर. मतलब द कॉन्टेक्स्ट सेज यस. ओके, राइट. देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं प्रखर, जो जैसे आपने कहा कि पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती. कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसके बारे में चर्चा भी की जाती है लेकिन हामी भी नहीं भरी जाती.
ओके, सर्टन थिंग्स आर सिंबोलिज्म्स. तो लेट मी पुट इट दिस वे, जो इस ऑपरेशन सिंदूर में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अगर टारगेट किया है तो एक सिंबोलिज्म किया गया, यानी कि टारगेट किया भी और नहीं भी. इन द सेंस, अगर आप यहाँ पे टारगेट करके छोड़ देते हो तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो. आपने कहा कि देखो हमने कर दिया है. क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ किसी भी देश की हों, वो हमेशा लेयर्ड होती हैं और बहुत अंदर होती हैं, शायद मीटर्स डीप इनसाइड द अर्थ एंड विद रीइंफोर्स्ड कंक्रीट. मतलब उसके बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं. लेकिन आप उसके माउथ पे भी, उसके शुरुआत पे भी अगर आप एक टारगेट करते हो, एक छोटी सी गोली भी फायर कर देते हो, तो ये सिंबोलिज्म है, बल्कि स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट ये है, देखो काबिलियत रखते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू है, हम ऐसे कर नहीं रहे, बट यू आर शोइंग दैट आपके पास काबिलियत है. ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, हमारे पास काबिलियत है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर मेड. तो किराना हिल्स में जी, इनका कोई तो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन. मेरे को याद है जब ये सब हो रहा था लास्ट ईयर, आई थिंक 8th 9th या 10th के आसपास, ये न्यूज़ बाद में ब्रेकआउट हुई थी, बट द न्यूज़ वॉज कि एक बोरॉन से भरा हुआ प्लेन, सैंड से भरा हुआ प्लेन इजिप्ट से आ रहा है, और उसका पूरा एयर ट्रैकिंग भी दिख रहा है सैटेलाइट के थ्रू एटसेट्रा. एंड देन सडनली डोनाल्ड ट्रम्प स्टार्ट्स कमिंग इन सेइंग द वर्ड न्यूक्लियर. सडनली जो हम इंडियंस न्यूक्लियर की कोई बात नहीं कर रहे थे, हमें नहीं पता था सर कि आर्म फोर्सेज ऐसा कुछ भी स्टेप ले रही हैं. आई वाज लाइक ये बात अफवाह नहीं होती, इतनी कुछ तो हुआ होगा. तो जो हुआ है वो चेतावनी दी गई. एक बेसिकली इट इज़ अ सिंबॉलिक फायर टू सजेस्ट कि बॉस इट्स नॉट आउट ऑफ अ रीच. देखो मैं आपको शायद इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे प्रखर, बट यहाँ पे इट इज़ कॉन्टेक्सचुअल. अभी मतलब संदर्भ बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ. जो हमने 9 टेररिस्ट ठिकानों पे पहली रात को जो स्ट्राइक किया था, उसमें से एक था भावलपुर, एक था मुरीद के. यस. तो उसके सिंबोलिज्म ये होती है कि टेररिस्ट कैंप पे तो कर दिया, मरकज़ सुबहान अल्लाह वहाँ था, इधर मरकज़ कुछ और था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा. मुरीद के में टेररिस्ट कैंप पे करना मतलब उनको ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर यहाँ कर सकते हैं तो 40 किलोमीटर दूर आपका कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ भी कर सकते हैं. भावलपुर में अगर हम टेररिस्ट कैंप पे करके वो मस्जिद का गुंबद पूरी दुनिया को टूटा हुआ दिखा सकते हैं, और उसके बाद जो 11 लोगों के जनाजे हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान आर्मी और ISI वाले ने यूनिफॉर्म में हिस्सा लिया, अजहर मसूद के लोग, तो अगर हम वहाँ कर सकते हैं तो उसके पास में कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ भी कर सकते हैं. सो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सिम्बोलिज्म्स होते हैं. तो यही चीज़ हमारे कोई आपके सवाल पे लागू है. न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर हम ये कर सकते हैं तो और भी कुछ कर सकते हैं, बट हम नहीं करना चाहते. एंड फिर द वर्ल्ड विल स्टेप इन, मतलब होगा ही. फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और सब ने कहा, और आपने और इधर उधर की चीज़ें मतलब इंटेलिजेंस हासिल की कि ये एक वहाँ से प्लेन आ रहा था, वो सब चीज़ें हुई उसके बाद. और उसके बाद इन एनी केस फटाफट दबा दी गई. नहीं, लड़ाई खत्म कर दी. लड़ाई भी खत्म. तो उन्होंने सीज फायर मांग लिया. राइट. बिकॉज बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट इट बिकम्स अनटेनेबल. कारगिल की लड़ाई में ये हुआ था कि दुनिया ने ये नहीं चाहती थी कि टू न्यूक्लियर कंट्रीज ओपन लड़ाई चल रही है, सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो 2 न्यूक्लियर कंट्रीज ऐसे कर रही हैं, तो वो दुनिया के लिए ठीक नहीं है. दैट इज़ वाई अमेरिका स्टेप्ड इन. तो सेम थिंग हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो. दैट्स वाई अमेरिका प्रेशराइज पाकिस्तान की. कहा होगा, मतलब हमारे साथ तो कोई वो नहीं हुआ, पर उन्होंने जो उनसे बातचीत की है, हमारे से पाकिस्तान ने सीज फायर इसलिए मांगा. और ये बात क्लियर है क्योंकि जिस तरीके से अंडर द सर्कमस्टांसेस दैट वॉर ख़त्म हुई, राइट, जो मतलब फ्रॉम अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, हम तो बहुत ही गुमराह थे, क्योंकि अगर आप न्यूज़ चैनल देखते तो न्यूज़ चैनल में तो कुछ भी हो रहा था. एक ग्राफिक की बाढ़ कि बम भी फट रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, लोग सब कुछ हो रहा था. एंड इट वाज फॉग ऑफ वॉर कहते हैं सर. जनरली इतनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन मिलती भी नहीं, मीडिया एक्सेस इतना होता भी नहीं. ऑल्दो आई स्टिल थिंक इंडियन मीडिया वाज फार एंड बियॉन्ड व्हाट दे शुड बी रीचिंग फॉर. सडनली एक दिन दिस इंटायर थिंग गेट्स डन. सडनली सीज फायर अनाउंस आता है एंड द सर्कमस्टांसेस जिनके थ्रू ये होता है बड़ा अनक्लियर होता है. द ओनली पर्सन हु इज स्पीकिंग लाउडली अबाउट इट सिंस इज डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में बात करते रहते हैं. जितना मेरे को पता है, फ्रॉम वट एवर लिटल इंटेलिजेंस आई कैन गैदर,
इट इज़ दैट कि वहाँ से कम्युनिकेशन अमेरिका और फिर पाकिस्तान से कम्युनिकेशन इंडिया आती है कि अब एक सीज फायर करते हैं. इज़ दैट फॉर अ फैक्ट, ये अंडरस्टूड फैक्ट है आपके सर्कल्स में? मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ. देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को नहीं कहा. हमारी बातचीत प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में हुई नहीं. अच्छा. उन दिनों में यूएस ने पाकिस्तान ने ज़रूर कहा होगा, हमें ये मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ने ज़रूर यूएस को अप्रोच किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की चैनल्स यूएस के लिए ओपन थी. जिस भी लेवल पे उनकी आपस में बातचीत हुई है, ये बातचीत हुई है क्योंकि आफ्टर ऑल देवर वरिड. पहले जो पहली रात को हमने 9 टेररिस्ट ठिकानों पे जब स्ट्राइक किया, इट वाज वेरी प्रिसाइज, नो कोलैटरल डैमेज, यानी कि आसपास के सिविलियंस को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ. मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने टारगेट नहीं किया, सिर्फ 9 टेररिस्ट ठिकाने डीप इनसाइड, 110 किलोमीटर सबसे ज़्यादा डीप है. अब उसके बाद जब उन्होंने हमारी प्रिसीजन देखी अगले 4 दिनों में, और जब ये द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक जिसे कहते हैं, जब अगर किराना हिल्स पे हुआ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें करते हुए ज़रूर पाकिस्तान और उसके बीच में, यूएस के बीच में बातचीत हो रही होगी. हमारे भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी के बीच में बातचीत हुई हैं, लेकिन हमारे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से नहीं कहा जिस तरीके से उन्होंने क्लेम किया है. ये हमारे तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे चुके हैं प्रधानमंत्री. ओके, सो दैट्स वन एस्पेक्ट. जाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर कहा होगा कि आप सीज़ फायर मांग लो, या पाकिस्तान ने कहा होगा हम सीज़ फायर मांगना चाहते हैं, उन्होंने कहा था मांग लो. बिकॉज सी यूएस तो इंटरेस्टेड रहेगा ना कि ये एस्केलेट ना हो, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना बन जाए. एंड हम लोग इन एनी केस एस्केलेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे. हमने तो पाकिस्तान को पहले दिन भी कहा था कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं. आपने टेररिस्ट स्ट्राइक पहलगाम में हुई, हमने टेररिस्ट ठिकानों को मारा है, जो हमने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में भी किया था, जो हमने बालाकोट में भी किया था. तो ये हमारा नज़रिया वैसा ही रहा है. सो हमारे साथ कोई बातचीत नहीं. आपका सवाल, आई एम जस्ट एंडिंग विद दैट, योर क्वेश्चन वाज कि दोनों कंट्रीज़ को उन्होंने कुछ तो कहा होगा. हमारे साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लीडरशिप से कोई बातचीत नहीं की. हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दे दिए. मेरा सेंस पता है क्या है सर, दिस इज ऑल गेस वर्क फ्रॉम जस्ट पुटिंग टुगेदर पीसेस. ठीक है, मेरे को लगता है कि जब हमने द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वट एवर दैट माइट हैव बीन, शायद वो किराना हिल्स वाली बात है, वहाँ पे पाकिस्तान को लगा होगा डर. उन्होंने यूएस को फ़ोन करके न्यूक्लियर ब्लफ किया होगा कि सुनो, इनको रुकवा दो नहीं तो मैं फट जाऊंगा. मेरे को जो लगता है, और फिर मेरे को लगता है यूनाइटेड स्टेट्स, एक तो सर प्रेसिडेंट ट्रंप को शौक है मीडिया अटेंशन का, प्लस उनको लगा होगा क्या पता है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन जाए. ये दोनों चीज़ें सोचते हुए उन्होंने यहाँ पे किसी से कम्युनिकेट करना चाहा होगा. हमारी सरकार और हमारी आर्म फोर्सेज हुआ एट द अपर हैंड एट दैट मोमेंट पर, लाइक उन्हें बोल दो बात कर लेंगे. बिल्कुल. और तो उन्होंने फिर, एंड देन आई थिंक, या तो ये मेरा खुद का कंक्लूजन है या मेरे को किसी ने बताया था, आई डोंट रिमेंबर, बट सारे पीसेस कुछ कनेक्ट हो रहे थे इसमें. बिकॉज बहुत ही सारी सिम्टम्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कहना, किराना हिल्स होना, और कुछ अनकन्फर्म सिम्टम्स हैं, कुछ एग्जैजरेटेड सिम्टम्स हैं. उनमें से मैंने ये थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला था. प्रखर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेन चीज़ जो है, आपको मैं 3 स्टेप में बताता हूँ, 3 सेंटेंसेस में. वो है टेररिस्ट अटैक के एवज में, यानी कि उन्होंने पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो बहुत घिनौनी हरकत थी. लेकिन जो इंडिया का जो रिस्पॉन्स था, इंडस वाटर ट्रीटी से लेके डिप्लोमेटिक ड्रॉडाउन से ट्रेड बंद करने, और वो जितने स्टेटमेंट थे, जितने भी स्टेप्स थे, उसके बाद जो मिलिट्री स्टेप था वो था ऑपरेशन सिंदूर 7 to 10 में. यस. तो ये एक फैक्ट है. दूसरा फैक्ट ये है कि हमने हमने टारगेट्स कहे कि हमने डिस्ट्रॉय किए, हमने बहुत अच्छे पुख्ता वीडियो विजुअल सबूत दिए पूरे वर्ल्ड मीडिया को. आप देख रहे हैं कि ये एक मस्जिद का गुंबद है, और अगले फ़ोटो में दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर में गुंबद का डिस्ट्रॉय हो गया. ऐसे ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बारे में. अच्छा, तो ये एक फैक्ट है कि हमारी स्ट्राइक्स बहुत इफेक्टिव थी. पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर कोई डैमेज या नेग्लिजिबल डैमेज हुआ. ओके.
क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो अपनी ब्रीफिंग्स दी हैं, उन्होंने क्यों स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने क्यों विजुअल्स नहीं दिखाए फिर? वही ड्रोन्स या वही सैटेलाइट्स या वही एनेबलर्स उनके पास भी हैं। अगर उन्होंने भी किया होता तो वो भी दिखा देते प्रूफ। ओके, ये एक फैक्ट है। और ये एक फैक्ट है कि उन्होंने हमसे सीज फायर मांगा। पाकिस्तान कभी नकार तो नहीं रहा है ना कि उन्होंने सीज फायर मांगा था ऑन 10th, और डिसाइड हुआ था दोनों के बीच में कि 1700 आवर्स पे शाम को हम दोनों फौजें फायरिंग बंद कर देंगी। ये वो भी मना नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे ऊपर किसने किसको क्या कहा डजंट मैटर। ये हैं बेसिक तथ्य, यही हैं फैक्ट्स जिसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर टिका है। आई सी योर पॉइंट सर, मैं आपका पॉइंट समझता हूँ। एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि अगर मैं स्टेटमेंट को ऐसे रहने दूँ ना, बड़ा इजी हो जाता है डिट्रैक्टर्स के लिए, क्रिटिक्स के लिए बोला। जैसे आपने बोला कि वो क्यों नहीं दिखाते सबूत, उनके पास तो सर चाइनीज सैटेलाइट भी हैं। सपोजिटली उनको तो चाइनीज सप्लाई ऑफ इंटेल भी मिल रहा था, शायद सपोजिटली अमेरिकन भी था कुछ सपोर्ट। मतलब इनके पास जो इनकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, भाड़े की है इन पे जितना भी इनके पास है। ये ज़रूर बोलते हैं कि हमारे एयरप्लेन गिरे, और इसके अराउंड भी बड़ी मिस्ट्री बनी थी कि हमारे जेट गिरे 7 तारीख को हमारे जेट गिरे। कोई ट्रम्प कहते हैं 11, कभी 8, कभी 5, समवेयर इन द रेंज ऑफ 0 to 15 इफ आई वर टू बिलीव डोनाल्ड ट्रम्प। और उसका भी कोई मैंने विजुअल प्रूफ शायद नहीं देखा, बट ये लोग दे साउंड वेरी कन्विंस्ड, दे ऑल्सो डोंट साउंड लाइक दे आर ब्लफिंग। इस पे आपको क्या पता है सर? पहले आपने कहा दे साउंड वेरी कन्विंस्ड। मैं इस स्टेटमेंट पे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रखर, देखो 1971 वॉर क्या था? 1971 वॉर में इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध था, उस देश के 2 हिस्से हो गए जी। एक ऑफिशियल फोटोग्राफ फिल्म्ड सरेंडर सेरेमनी में उनके 93,000 सोल्जर्स ने अपने हथियार नीचे किए। वीडियो दिख रहे हैं सबको, फिल्म सब दिख रहे हैं। इतना होने के बावजूद पाकिस्तान हैज सोल्ड 1971 वॉर एज ए विक्ट्री टू देयर कंट्री, टू देयर पॉपुलेशन। वो उसको भी जीत बताते हैं। तो अब उसमें जब ऐसी चीज हो सकती है तो मैं मान सकता हूं कि बेस लेवल पे प्रोपेगेंडा स्टेट है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, मैं मान सकता हूं। ठीक है, हाँ, मैं मान सकता हूं। अब द पॉइंट इज वो उनका अपना थ्रस्ट है, वो उनकी अपनी एक डोमेस्टिक कंपल्शन है, लेकिन वो उसमें अच्छे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान अच्छा है। पाकिस्तान इज़ वेरी गुड इन दिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वो नैरेटिव बना के अपने देश को और पूरी दुनिया को नैरेटिव हमसे बेहतर बेचता है। आई एम ओपनली सेइंग इट। So that's as far as their character is concerned. हाँ जी, हाँ, ठीक है। But about the specific situation, प्लेन्स वाली सिचुएशन पे कोई दिस इज एज फार एज दैट इज। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, आई एम अ मिलिट्री ऑफिसर। ऑफ लेट कारगिल वॉर में थोड़ा शुरू हुआ था ये। अब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, या इसके पहले आप दुनिया में देखें, अगर ईरान वाली लड़ाई जो चल रही है, रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, इन सब में आजकल टेलीविज़न, इट्स अ टेलीवाइज वॉर, और लड़ाई सबके ड्राइंग रूम में दिखती है। बिल्कुल, लोग बार में बैठ के ओवर ए ड्रिंक दे आर वॉचिंग एक्चुअल लड़ाई। राइट, ओके। तो मीडिया एंड नाउ सोशल मीडिया हैज बिकम वेरी परवेसिव। वरना हम मिलिट्री वाले लोग, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड सेइंग कि एज ए मिलिट्री ऑफिसर, हमारी लड़ाई में हमारे ऊपर क्या हुआ या दुश्मन पे, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। सी दीज आर थिंग्स, मिलिट्री इश्यूज, जो हम तो पब्लिक डोमेन में बताएंगे नहीं। क्यों बताएं आपको? भी मेरे अगर कुछ लॉसेस हैं, व्हाई विल आई टेल यू मेरे कितने लॉसेस हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, so it's a military decision and every military would like to do that. Yes, today transparency has increased कि आपको सैटेलाइट से पता लगता है, आपको सोशल मीडिया में आ जाती हैं चीज़ें, आपके पास बहुत सारे टेक्निकल एनेबलर्स हैं पता करने के, और बहुत सारे मीडियम्स हैं, मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह, इसको प्रोपोगेट करने के। तो इसमें बीच में डिस्टॉर्ट भी करना चाहते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो द फैक्ट रिमेन्स कि आप अगर मेरे से पूछते हैं, मेरे से ये सवाल कई बार पूछा गया है ऐसे ही पॉडकास्ट में या इंटरव्यूज या पैनल डिस्कशन में, तो इतना हमारे कितने प्लेन गिरे होंगे? हम पब्लिक डोमेन में क्यों डालें इस बात को? आप मेरे से पूछेंगे उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में उसमें क्या हुआ, मैं आपको उतना ही बता पाऊंगा कि जितना हमें पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए।
आई सपोज वील हैव टू लीव इट देयर. नो, आई अंडरस्टैंड दैट. मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ सर. इनफैक्ट मैं दोनों तरफ, आई डोंट थिंक अगर पब्लिक को पता लग जाता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात है, एंड आई डोंट थिंक अगर कुछ प्लेन गिर जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है. नहीं है बड़ी बात. अच्छा, मैं बताता हूँ. हाँ, ये मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज एयर चीफ जिनसे ऐसा एक सवाल पूछा गया था. उन्होंने ये उनको कहा था कि पाकिस्तान, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उनको ये पूछा था कि पाकिस्तान ने ये कहा है या डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमने 4 राफेल फाइटर गिराए हैं या टोटल इतने फाइटर गिराए हैं. कुछ ऐसे सवाल पूछा था, ऐसा ही जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं. तो उन्होंने कहा था मैं तो खुश हूँ, उन्हें सोचने दो कि इतने गिरा दिए, उन्हें सोचने दो, ताकि जो उनकी मिलिट्री प्लानिंग होएगी, उनकी मिलिट्री प्लानिंग इस बस पे चलेगी कि हमारे पास 36 नहीं है, हमारे पास 33 है. मेरे लिए तो अच्छा है. यू गेट द पॉइंट. दिस इज द रीजन. ये वो वजह है प्रखर कि हम ऐसी चीजें बात नहीं करना चाहिए और बात नहीं करेंगे. और ये वजह होती है. उनको प्लानिंग कम पे करने दो. और वो 3 प्लेन की प्लानिंग इतना मैटर कर जाती है. जैसे फॉर इंस्टेंस आपके एग्जांपल में ही कह रहा हूँ मैं. हाँ. प्लेन्स की प्लानिंग ऐसे होती है प्रखर. प्लेन क्या होता है? आपके दिमाग में प्लेन क्या बैठा हुआ है? जो आपने सोशल मीडिया पे राफेल फाइटर की फोटो देखी है, राइट? ठीक है जी. MiG-21 जो अभी एक आउटडेटेड प्लेन हो गया, हमने रिटायर कर दिया रिसेंटली. जो MiG-21 आज की पब्लिक के जहन में है ना, अभिनंदन वाला जो MiG-21 जो बालाकोट के बाद हुआ था, तो MiG-21 राफेल बड़ी करंट चीज़ है. इसलिए मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ. लेकिन जब दुश्मन कोई भी, चाइना, पाकिस्तान, कोई भी अगर देखता है तो क्या दिखता है आपको? समझता है फोटो, आप समझते हैं जो आप सीरियल्स में देखते हैं, OTT में देखते हैं, नेटफ्लिक्स में, कोई फोटो नजर आती है प्लेन की? सिर्फ एक ब्लिप आता है जी. ब्लिप जो है वो कोई अंतर नहीं करता कि ये MiG-21 है या राफेल है. हर ब्लिप जो उठता है, यानी कि जो प्लेन टेक ऑफ करता है, वो तो हर सब मानते हैं राफेल है, क्योंकि वो हमारा सबसे पोटेंट लेटेस्ट है ना. उसमें जो स्वीट है, मतलब उसमें जो वेपन स्वीट होते, जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं जी. वो तो हर ब्लिप के लिए ये मान के चलेंगे कि ये राफेल है, जब तक कि इट इज़ डिस्प्रूव्ड अदरवाइज. यानी कि फिर और एनेबलर से पता लगता है, बट इनिशियली दे हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट. तो ये इसलिए इतना मैटर करता है. आपको तो क्यों मैटर करता है? बहुत मैटर करता है. हाँ, ओके. हाँ सर, मतलब मेरे को, मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क हूँ इस बात पे. मेरे को पता है 99 की वॉर पे के आसपास ये इशू बना भी था कि हमारी कुछ पोजीशंस मीडिया के थ्रू पता लग रही थी पाकिस्तान को. शायद 99 की वॉर थी या कोई और 99 वॉर, राइट? हाँ, वो भी थोड़ा फार फेच्ड है. अच्छा. ये डिट्रैक्टर्स का और मीडिया का, और मीडिया तो नहीं कहेगा क्योंकि मीडिया के खिलाफ ये नैरेटिव था या एलिगेशंस थी कि उनकी वजह से पता लगा. मैं बताता हूँ क्यों नहीं प्रखर. वो शायद इसलिए नहीं कि जैसे आज क्या होता है, आप हमारे पास मतलब विश्व में, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है कि आप यहाँ पे वीडियो बना रहे हो और साथ साथ ही इसको अपलोड कर रहे हो जी. मैं जैसे पैनल डिस्कशंस पे जाता हूँ ना टीवी में, तो ऐसे ही हम लोग जूम पे बात करते हैं और इमीडिएटली लाइव हो जाता है ना दुनिया भर में. मैं अल जजीरा और अल अरेबिया, इन चैनल्स पे भी, BBC में बात करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत किया था. तो क्या है, आप डायरेक्ट लाइव बात कर रहे हैं, चाहे अराउंड द वर्ल्ड जा रही है. पहले क्या था, जब मैं रिटायर हुआ था तो मेरे घर OB वैन आती थी बड़ी. अच्छा. वो बड़ी OB वैन बाहर खड़ी होती थी. हमारे मोहल्ले में लोगों को पता लगता था जनरल साहब का आज इंटरव्यू चल रहा है. ओके. चैनल का भी पता लगता था, गाड़ी पर नाम लिखा होता था. अब आप 99 की बात कीजिए. 99 आपको तो याद नहीं होगा, बट सोचो 99 में कोई OB वैन नहीं थी, था ही नहीं. तो यानी व्हाट एम आई सेइंग, डायरेक्ट मतलब रियल टाइम अपलोडिंग या स्ट्रीमिंग नहीं थी. आप एक वीडियो कैसेट बनाते थे. तो कारगिल से वीडियो कैसेट किसी हेलीकॉप्टर में रिक्वेस्ट बेसिस पे, अब मीडिया के अपने जहाज तो नहीं उड़ रहे हैं वहाँ पे, तो किसी को आर्मी के या एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को रिक्वेस्ट किया जाता था, इसको ले पहुँचा दीजिए. ले में किसी एयरलाइन की फ़्लाइट को या किसी एयरफोर्स किसी फ़्लाइट के ज़रिए वो स्टूडियो पहुँचता था दिल्ली. तो वो शाम को ही दिखाया जाएगा ना कि मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे बोफर गन है.
Makes sense. वो भी शाम भी अर्लीस्ट है सर. हाँ, शाम भी अर्लीस्ट. So मेरा कहने का मतलब है ये कहना कि मैंने बता दिया और अभी वो हो गया, वो आई थिंक दैट इज अ लिटिल फार फेच्ड. राइट. वो ऐसा नहीं है. बट एनीवे ये नैरेटिव्स हैं. ओके, ये तो मेरे थोड़े से ट्रिवियल साइड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है बड़े इंपॉर्टेंट और ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं डिस्कशंस में, वो थे. मैं थोड़ा इसको शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ सर. 22 अप्रैल को पहलगाम होता है. मेरे को वो दिन इट इज़ एच्ड. जब वो न्यूज़ ब्रेक होती है, वो पहली बार मैं सोशल मीडिया पे विजुअल्स देखता हूँ, वो कहानी पढ़ता हूँ, एंड आई एम लाइक, मतलब कौन से हिंदुस्तानी के जहन में गुस्सा नहीं था उस दिन. एवरीबडी वॉज एंग्री, एवरीबडी वॉज शॉक्ड. बट ये एक लग्जरी है जो हम सिविलियंस अफोर्ड कर सकते हैं, टू बी शॉक्ड and to grieve. The armed forces may not have that luxury in the moment. Maybe the government also does not. At least the top brass जिसको अब बहुत जल्दी decision making करनी है, armed forces से communicate करना है, उनको भी act करना है. What does it look like in the back? What does it look like with the armed forces? What does it look like with the bureaucratic corridors? क्या हो रहा है उस मोमेंट में जब ऐसी एक न्यूज़ ब्रेक होती है, ऐसी एक न्यूज़ पता लगती है? देखिए, मैं कश्मीर कोर कमांडर रहा हूँ और इसलिए मैं पहले मिलिट्री की बात करता हूँ. सबसे पहले तो ऑपरेशंस आर लॉन्च्ड. मिलिट्री क्विक रिएक्शन टीम ऑपरेशन लॉन्च करती हैं, साथ में पुलिस, सीआरपीएफ जो भी आए, लेकिन हमारी मेन जिम्मेदारी है कश्मीर में हम लोग ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने ये किया. पर तब तक कुछ टाइम हो चुका है. इट वाज बहुत दूर थी एक वैली, और वहाँ पे जब तक इन्फॉर्मेशन आई, जब तक QRTs पहुंची, तब तक वो लोग वहाँ से निकल गए थे. पर ये हमारा काम है. हम मीडिया और पब्लिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते कि इतने दिन हो गए क्यों नहीं मिले. हम तो उनके पीछे पड़े रहते हैं. और काफ़ी दिनों के बाद ऑपरेशन महादेव में उन टेररिस्ट को मारा गया था. ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट इशू. तो मिलिट्री क्या करती है उस टाइम? वी जंप इन टू ऑपरेशंस. वी डोंट केयर अबाउट मीडिया एंड सोशल मीडिया. इससे मतलब वी डोंट, लाइक यू सेड, वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम. हमारे पास ये टाइम नहीं, वी आर प्रोफेशनल्स. ओके, तो हम उसमें चले जाते हैं. लीडरशिप, आपने कहा ना अलग अलग लेवल पे क्या हो रहा है. लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप एंड कंट्रीज पॉलिटिकल लीडरशिप. तो मिलिट्री लीडरशिप गेट्स इनटू अ कंटिजेंसी मोड. लीडरशिप मतलब जो कोर कमांडर हैं, जो हम लोग वहाँ पर हैं LC पे, हम तो अपने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया हमने जी. हमारी ऑपरेशनल डोमेन है जी. LC पे बहुत पुख्ता मेजर्स लिए जाते हैं, रीइंफोर्स किए जाते हैं. ऑलरेडी वी आर स्ट्रांग ऑन LOC. आप LOC बोलते हैं, हम लोग LC बोलते हैं आर्मी में. तो LC पे हम लोगों ने जो और अपने मेजर स्ट्रांग कर लिए, अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को रिजुविनेट करते हैं, अपने डिफेंसिव मेजर्स को स्ट्रेंथन करते हैं, वो सब ठीक है. छुट्टी रोक देंगे और सब चीज़ें, मतलब वी गेट इनटू ए वॉर लाइक मोड. ओके, सो दैट इज व्हाट मिलिट्री डज. बट हायर मिलिट्री लीडरशिप, आई स्टार्टेड सेइंग लीडरशिप, हायर मिलिट्री लीडरशिप दिल्ली में वो क्या करेगी? वो तैयारी करती हैं कि अब इसके बाद कंटिजेंसीज हमारे दिमाग में पहले से ही होती हैं कि ऐसा होगा तो क्या क्या हो सकता है. अभी हमारे को पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे से डिस्कस करेगी तो हम ऑप्शंस देंगे कि हमारे इसके खिलाफ क्या ऑप्शंस हैं. कुछ तो कोर कमांडर कोर लेवल पे हैं, वो उधर ऑप्शंस जनरेट करेंगे. इसके देखो, एक होता है टेररिस्ट की सर्च करना, वो तो एक रिएक्शन है. रिस्पॉन्स क्या होगा? सोचा समझा नहीं, रिस्पॉन्स. हाँ, सोचा समझा, जल्दी नहीं. लाइक व्हाट इज द टारगेट नाउ? रिस्पॉन्स. एक है रिएक्शन. रिएक्शन तो है उनको ढूंढना, उनको छोड़ना नहीं है, वो तो हम कर देंगे. जैसे उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में, जब उड़ी में आते हमने चारों को तो वहां मार दिया ना, बट चारों को मारना वाज नॉट इनफ. राइट, दैट्स फाइन सर, बाय द वे. हाँ, बिकॉज चारों को मारना मतलब वो मेरा खून खोलता है कि मैं था कमांडर. आई लॉस्ट 18 सोल्जर्स ऑन माई वॉच. तो चारों को मारना काफी नहीं है, उनको तो मरना ही था. लेकिन रिस्पॉन्स क्या होगा उसके बाद में बात करेंगे. लेट्स कम बैक टू दिस रिस्पॉन्स. तो हमारी जो लीडरशिप का रिस्क था, दे आर लुकिंग एट रिस्पॉन्स. हम क्या रिस्पॉन्स सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, और लीडरशिप क्या कर रही है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है. प्राइम मिनिस्टर बाहर विदेश में थे, वो वापस आ गए. उन्होंने वहाँ से ही स्टेटमेंट दी कि हम नहीं छोड़ेंगे टेररिस्ट को और उनके स्पॉन्सर्स को, लेकिन वापस आ गए. और लीडरशिप ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स अपना अनाउंस किया. और अगर आपको याद होगा, मेरे हिसाब से
4 पॉइंट्स। हाँ लास्ट वाला मतलब था कि मिलिट्री के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ तो पहला पॉइंट उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। आई थिंक इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है जितना इसका इफेक्ट है पाकिस्तान पर। अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है। अच्छा बाद में बात करता हूँ। तो आप में से बाद में पूछ सकते हैं क्यों जी। तो पहला है इंडस वाटर ट्रीटी का उन्होंने डिसीजन लिया, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप दिस गवर्नमेंट हैज़ एवर टेकन आई थिंक। ओके, सेकेंड उन्होंने पूरा डिप्लोमेटिक स्टाफ को पर्सोना नॉन ग्राटा का करार दिया, उनके डिफेंस अटैशेस को और काफ़ी स्टाफ। आई थिंक इफ आई हैव माई फिगर्स राइट 55 से 30 पे ले आए उनकी हाई कमीशन को स्ट्रेंथ को। अच्छा। और 48 घंटे दिए गए कि आप निकल जाओ यहाँ से। यू आर नॉट वेलकम एनी मोर, पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब अब पर्सन ऑफ, हाँ आप मतलब आप यहाँ पे सही नहीं हो अब। नहीं सही नहीं हो कि आप तो मतलब उसके बाद में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। राइट राइट राइट, हम आपको जेल कर सकते हैं। हाँ तो सेकंड ये था। थर्ड था जो थोड़ी ट्रेड चल रही थी वो ट्रेड बिल्कुल बंद कर दी। जो वाघा अटारी चेक पोस्ट पे जो ट्रेड होती थी अटारी चेक पोस्ट पे वो बंद कर दी गई विद इमीडिएट इफेक्ट। हम उनको कुछ फार्मा कुछ ऐसे चीज़ें थी जो देते हैं अनियंस वगैरह कुछ एक चीज़ें थी। और इसके साथ साथ ही वो डिप्लोमेटिक में मुझे कहना चाहिए जब पर्सोना नॉन ग्राटा किया था तो उस टाइम पे साथ में ये भी कहा था कि सारे वीज़ाज़ जितने वीज़ाज़ इशूड हैं वो भी बंद। अब से वीज़ा बंद पाकिस्तान को। हमारे एक सार्क के जानिब से उसके जानिब से कुछ उनकी रिलैक्स्ड वीज़ा मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्पेशल मेडिकल पर्पसेस के लिए अगर किसी को ऐसी सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में ऐसी काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो वो कंपैशनेट केसेस को दिया जाता है। कुछ एजुकेशनल पर्पस सार्क के अंडर जो आते थे वीज़ा वो भी उन्होंने कहा बंद कर देंगे, जो वो चल रहे थे अभी तक। तो ये चीज़ें उन्होंने 3 स्टेप हो गए, ट्रेड, डिप्लोमेटिक एंड इंडस वाटर ट्रीटी इन द रिवर्स ऑर्डर। और चौथा था मिलिट्री रिस्पॉन्स हम बाद में करेंगे, वी रिजर्व आवर राइट, हम करेंगे। और वो प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था एक देयर वाज अ रैली इन बिहार में देहात के लोगों से हिंदी में बात करते करते अचानक एक सेंटेंस इंग्लिश में क्यों बोला? इंटरनेशनल था वो सेंटेंस। हाँ, तो वो सेंटेंस है कि प्राइम मिनिस्टर ओपन रैली में कह रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, वी विल नॉट लीव द टेररिस्ट, वर्ड्स टू दिस इफेक्ट, आई एम पैराफ्रेजिंग, वी विल नॉट लीव द टेररिस्ट बट वी विल ऑल्सो नॉट लीव देयर बैकर्स इवन इफ दे आर अक्रॉस द बॉर्डर। ऐसे करके कुछ अच्छा आई रिमेंबर बिहार रैली में कुछ कहा था, राइट? तो बिहार रैली में जो कहा था तो वो स्टेटमेंट थी। बल्कि मुझे याद है कि उसके बाद मेरे को 2-3 चैनल्स पे उस शाम को मैं गया और मैंने मजाक में ये कहा, बड़ी सर व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस एंड ऑल दैट। तो मैं मजाक में ये कहा, उन दिनों में हम काफ़ी चैनल्स पे डिस्कशन होती थी कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने कहा जब हमने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी वी हैड कंप्लीट सरप्राइज। उनको उम्मीद ही नहीं थी, कभी हुआ ही नहीं था आज तक। दैट्स व्हाट आई टोल्ड मिस्टर पारिकर मेरे ऑफिस में उस दिन, जो स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको मैंने यही कहा था कि हम जब करेंगे कुछ उनको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही पुलवामा के बाद वो सोच रहे थे क्या होगा, उन्होंने अपने बॉर्डर पे एम्बुश लगाने शुरू कर दिए, एलसी पे उन्होंने सोचा कि यहाँ से कुछ होगा, जैसे उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमने एयरफोर्स से कर दिया, कुछ और किया, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किया डीप इनसाइड, ठीक है ना। तो लेकिन वो सरप्राइज था, फिर से उनको कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो मैंने कहा इस वक्त तो प्रधानमंत्री ने हमें सरप्राइज ही लॉस कर दिया आर्मी के लिए, वो तो अनाउंस कर दिया कि हम करेंगे, अब तो करना ही पड़ेगा। सो जब उन्होंने अनाउंस कर दिया तो पाकिस्तान हैज़ बीन फोरवार्न्ड। मतलब आई वाज सेइंग इन लाइटर वेन बट आल्सो ट्रूथफुली कि भाई अब जो हमने सरप्राइज हासिल करके सरप्राइज के तौर पे किया था, अब उन्होंने तो हमारे लिए यानी कि मिलिट्री के लिए सरप्राइज लूज कर दिया कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो करेंगे, राइट। तो सर ये जो रिस्पॉन्स प्रिपेयर होता है, इसकी जो स्ट्रैटेजी बनती है, जैसे इस केस में 7, 8, 9 आई थिंक आपने 9 बोला था, 9 टारगेट्स थे दैट वर, इन टारगेट्स को हिट करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनी होगी। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ 22 अप्रैल होता है, द आर्म फोर्सेज, आपका कोर एटसेट्रा, ये अब
QRTs, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स, जल्दी ऑपरेशन करो, उनको ढूंढ के लाओ, कोई प्रोटेक्शन करनी है, किसी एरिया को मार्क करना है, वो सब हो रहा है. टॉप ब्रास थिंकिंग कि अब हमें इनको रिस्पॉन्स देना है. तो पहले तो डिप्लोमेटिक टिक टिक टिक, फोर्थ मिलिट्री एक्शन करेंगे अपना. मिलिट्री एक्शन में अब लोकेशंस डिसाइड होंगे. मिलिट्री एक्शन में मेथड ऑफ डिलीवरी डिसाइड होगा कि कैसे इनको पेलोड डिलीवर होना है या जो भी होना है. ये सब स्ट्रैटेजी बनने लगती है. इसमें कौन इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से टारगेट्स एक्सेट्रा डिसाइड होता है, जनरल लेवल पे बता सकते हो आप ये? तो देखिए ऐसे होता है ना कि ये चीज़ें इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन, हालांकि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेट की जाती है कि आज किस टेररिस्ट कैंप में कितने टेररिस्ट हैं, वो भी होता है हमारे पास. अच्छा. हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए किसी में नया बैच आया है या किसी से एक बैच निकल गया है और आगे LOC की तरफ भेज दिया गया है उसको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, यानी लॉन्च पैड्स में आ गए हैं, आगे आ गए हैं, तो वो टेररिस्ट कैंप से निकल गए हैं. तो कहाँ पे क्या उनके पास स्ट्रक्चर्स हैं, क्या यानी कितनी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन मतलब कि कंक्रीट बंकर्स हैं या टेंट्स में हैं, तो मतलब आसान कैसे, तो उसके प्रोफाइल क्या है, स्ट्रक्चर प्रोफाइल क्या है. दूसरा, कितने टेररिस्ट हैं, किसको अटैक करने में रास्ते में कितने एयर डिफेंस रडार्स आते हैं, वो एयरफोर्स देखेगी, यानी कि एयर डिफेंस पिक्चर है. तो देवर 21 टारगेट्स, 21 टेररिस्ट कैंप्स जो हमारे लिस्ट में थे. उसमें से हम कितने एंगेज करेंगे ये भी हमने पहले डिसाइड करना है. क्या हम सारे 21 करेंगे या नहीं करेंगे. सो देन जहाँ पे ऑप्टिमम रिजल्ट्स आएंगे, तो ये सब चीज़ें करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक तरफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक तरफ एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी का इसमें तो रोल नहीं है, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी है उसको डिसाइड करने के लिए. उसमें आते हैं कई और, जैसे इसरो है, यानी कि हमारे सैटेलाइट्स कम इनटू प्ले. राइट. तो हाँ, तो वो तो सैटेलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. तो इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप आती है. तो द डिसीजंस हैव टू बी टेकन इन अब CCS तो बहुत हाई लेवल की हो गया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. तो उस टाइम क्या होता है कि ये सब जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम कहते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जितने मेंबर हैं उसके अलावा चीफ्स को बुलाया जाएगा, DGMO को, या मतलब तीनों सर्विसेज के जो मिलिट्री ऑपरेशन हेड हैं, और जहाँ पे भी डिस्कशन में जो जिसकी भी ज़रूरत पड़े, इंटेलिजेंस के हेड्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो खैर मेंबर होते हैं. तो ये सब बैठ के डिसीजन लेते हैं इकट्ठे. बट फाइनल डिसीजन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर, जो 4 बड़े मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र. इस केस में चीफ्स हम लोग कई देख रहे थे, CDS और तीनों चीफ्स हम देख रहे थे ना. कई बार TV के चैनल्स में हमने देखा कि इनकी मीटिंग्स हो रही हैं ड्यूरिंग इन 4 दिनों में, कई बार दिखाया जी इनकी मीटिंग्स हुई जी. सो दैट दीज आर द स्टेक होल्डर्स. वो बैठ के डिसीजन लेते हैं कि कितने टारगेट्स को एंगेज करेंगे. ये वजह जैसे मैंने आपको बताई कि किसके लिए हमारा वेपन प्रोफाइल ज़्यादा सूटेबल है, रास्ते में एयर डिफेंस की कितनी रुकावटें आएंगी, या तो ये सब चीज़ों पे डिसीजन लिया जाता है. सर्वाइवेबिलिटी कितनी है, डिस्ट्रॉयबिलिटी यानी डिस्ट्रक्शन किस पे ज़्यादा मैक्सिमम कॉज होगी, ये सब चीज़ों को इकट्ठे रख के यू डिसाइड कि हम किस पे अटैक करेंगे. और सर ये जैसे 22 अप्रैल से 7 मई में रफली 15 दिन का टाइम लगाता हूँ जी. वो ये सारे टारगेट्स एक्सेट्रा आइडेंटिफाई हो गए थे अर्ली, या यही सब करने में 15 दिन लगते हैं, या वो 15 दिन की चॉइस एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है कि अब तक थोड़े डिफेंसेस रिलैक्स रहे, किस तरीके से टाइम की चॉइस लेते हैं? नहीं, टाइम की चॉइस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए डिसाइड किया, तो जैसे मैंने बताया कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं. डिसीजंस में ना सिर्फ मिलिट्री एंगल फैक्टर नहीं होता, क्योंकि हमारी तैयारी है. हमारे पास मतलब हमारे को तो हुक्म दोगे तो हम कल कर देंगे या आज रात को कर देंगे. एयरफोर्स के अगर यूज़ होने हैं या आर्मी के मिसाइल सिस्टम्स यूज़ होने हैं, हमारे रेडार्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सब तैयार हैं. लेकिन उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल जो मेरी नॉलेज में है, डिप्लोमेटिक इश्यूज. आप एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाते हैं, आप दूसरे देशों से भी बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इंडिया को मतलब ये नहीं कहा कि रोको, उन्होंने इनकरेज किया कि हाँ ये टेररिस्ट, जितने टेररिस्ट ठिकाने इनको आप मारो. ये मतलब
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँगा मैं इसको। एक ज़्यादा बात नहीं की जाती इसके बारे में और मतलब ज़्यादा बताया नहीं जाता। मैं ये कहना चाहूँगा उपलब्धि ये है कि इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो इट वाज कश्मीर से हटके था। ये टेररिज्म के ऊपर लड़ाई थी। ब्रॉडर पॉइंट है। ब्रॉडर पॉइंट, एक काउंटर टेररिज्म है ये टेररिस्ट अटैक था। कश्मीर वाला मुद्दा नहीं था ये। सो दैट वॉज द पॉइंट आई विल मेक। सो मैं क्या, तो उसमें क्या है कि वर्ल्ड ओपिनियन जब बनता है तो दैट इज़ अनदर फैक्टर। जैसे मेरे को इतना मालूम है, जैसे हमने उड़ी में जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी 10 दिन बाद की थी, 18 सितंबर को उन्होंने उड़ी पे अटैक लॉन्च किया। यूएन जनरल असेंबली वॉज इन सेशन। उस वक्त 21 को 3 दिन बाद 21 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भाषण था। उन 3 दिनों में इतना डिप्लोमेटिक गतिविधियां हुई, इतना मोबिलाइज किया गया ऑपरेशन कि नवाज शरीफ को कई चीज़ों मतलब काफ़ी सुनना पड़ा। यानी यूएन जनरल असेंबली थी तो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनको कि भाई आपने टेररिस्ट अटैक कर दिया, 18 सोल्जर्स मार दिए, ये वो, तो बहुत कुछ हुआ। देन अनदर फैक्टर केम इन, वी वर रेडी। लेकिन 25 तारीख को स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का भाषण था, इंडिया की तरफ से वो बोल रही थी। तो हमने ये भी कहा कि हम इसके पहले नहीं करेंगे, हमने इसके बाद करेंगे, जो करना है इसके बाद करेंगे। हमें मालूम नहीं था ऑपरेशन कैसा होगा, राइट। अगर कुछ हो जाए तो फिर इनको मतलब यूएन में ना बातचीत हो। सो देयर वर सो मेनी फैक्टर्स। आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि ये फैक्टर्स, ऐसे कई चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। जो आपने बोला कि ये 2 हफ्ते का समय हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विच गो इनटू डिसाइडिंग कि किस डेट पे करना है। राइट। और सर, जैसे अगर हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस उन पे रहती है कि कितने लोग हैं इनके कैंप्स में और क्या मूवमेंट है, अब जैसे हमारे यहाँ ये प्लानिंग हो रही है या प्लानिंग नहीं हो रही, मोबिलाइजेशन हो रही है। अब आपकी टीम्स मोबिलाइज हो रही हैं, वेपन सिस्टम्स मूव हो रहे हैं, कुछ यहाँ ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, जो भी, उनके पास भी होती होगी सर इंटेलिजेंस। बिल्कुल। और उनके पास क्या सोर्सेज है उस इंटेलिजेंस के? सैटेलाइट में समझता हूँ कि चाइनीज़ और अमेरिकन सैटेलाइट से कुछ इमेजरी मिल रही है, उनके पास ऑन ग्राउंड भी इंटेलिजेंस के सोर्सेज होते हैं। देखिए, ऑन ग्राउंड के जो सोर्सेज हैं, मैं पहली बात तो अगर हमारे वहाँ सोर्सेज हैं तो ये मैं नहीं कह सकता उनके सोर्स नहीं होंगे। हाँ, सही बात है। एंड ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान, जो हम लोग बेसिकली एक ही मुल्क थे। हाँ, यानी कि एक इंडियन पाकिस्तान में जाके कोई उसको वो बता नहीं पाएगा, फॉरेनर नहीं लगता। हाँ, या वो यहाँ पे फॉरेनर हो ही नहीं सकता ना। हाँ, गोरा थोड़ी है। हाँ, एक ही देश थे। मेरे फादर पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ आके उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी। मतलब उस टाइम पार्टीशन में कई लोग आए थे। राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। तो ऐसे ऑन ग्राउंड सोर्सेज होंगे। बट योर क्वेश्चन वाज कि जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं, ये वो मिलिट्री मूवमेंट्स ऑन ग्राउंड सोर्सेज से इसके बारे में बहुत कम पता लगता है, जानकारी होती है। ठीक। राइट। सो 22 अप्रैल ये सब पीछे से प्लान होता है, पोटेंशियल टारगेट्स आइडेंटिफाई होते हैं, उनकी तरफ मूवमेंट्स होती हैं, सारे डिप्लोमेटिक कंसर्न्स हैंडल होते हैं। आई एम अज्यूमिंग 7-8 दिन पहले का प्लान बनता होगा। सो लाइक 30 अप्रैल को बोलते होंगे कि 7 मई को वी विल डू द फर्स्ट स्ट्राइक्स। मे बी देयर इज सम स्कोप फॉर चेंज आफ्टर दैट ऑल्सो। नाउ हम लोग वी आर एट 7 मई। व्हाट डज द वॉर रूम लुक लाइक, या आप लोगों की कमांड्स कैसी दिखती हैं उस दिन? क्या हो रहा होता है ऑन द डे ऑफ, या उस दिन क्या हो रहा था, इफ यू नो एनीथिंग? देखिए, नहीं, मैं तो रिटायर्ड आदमी। हाँ, राइट। बट आई कैन मेक एन एजुकेटेड गेस। यस सर। शायद आपको जान के हैरानी होगी कि जो 24 घंटे बाद एक पायलट जो जाके अटैक करने वाला है, उसको भी नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। क्या बात कर रहे हो? 24 घंटे में भी नहीं पता होता सर? नहीं, दीज आर वेरी नीड टू नो बेसिस थिंग्स। तो सर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर भी तो होना होता होगा। नहीं, वो साइकोलॉजिकली तो वो और करते क्या है पायलट्स? अच्छा, वो पूरा दिन ही प्रिपेयर फाइटर पायलट्स सारा टाइम ट्रेनिंग में यही प्रिपरेशन तो करते रहते हैं। मेंटल रेडीनेस इज अ बिग थिंग। अच्छा, वो तैयार हैं, शॉर्ट नोटिस पे जाने को तैयार हैं। सो माय गेस इज कि जल्दी नहीं सबको बता देते हैं। और विद इन द स्ट्रक्चर, विद इन द हेडक्वार्टर्स, ये नहीं कि सबको पता होगा। मतलब एयर चीफ को पता है, या ऑपरेशन डायरेक्टरेट को पता है, या जिस कमांड ने करना है उस कमांड के लीडर्स को पता है। उसमें भी बहुत चुनिंदा लोगों को पता होता है कि कब होना है। ओके, देन लीडरशिप में भी, इवन पॉलिटिकली, बहुत कम लोगों को पता है कि हम कब क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बताई नहीं जाती।
दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ, मतलब आई हैव डन दीज थिंग्स माई सेल्फ, कि मुझे मालूम है कि नहीं किया जाता। अच्छा, तो वो बहुत कम लोगों को पता लगता है, और जिनको पता होता है बहुत एंड में पता चलता है, जब मतलब जितना उसको जानना पहले जानना ज़रूरी है उतना पहले ही पता लगता है कि आपने ये करना है। हाँ, तो ये है, दिस इज एज फार एज यू नो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज हु पार्टिसिपेट। as far as the play-by-play from 7th at 88 hours, this war lasted 88 hours. Yes. Right? 88 hours of a very successful operation. जी। जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को याद है 2022 में जब यूक्रेन रशिया स्टार्ट हुआ था, मैं न्यूयॉर्क में था सर, और किस तरीके से पूरा अमेरिका प्रो यूक्रेन, सडनली कलर्स मतलब बिल्डिंगों के कलर प्रो यूक्रेन हो गए थे, और वो थोड़ा शॉक था। कोविड के बाद वर्ल्ड रिकवर कर रहा था, सडनली देयर इज अ वॉर इन यूरोप, और हमें लगा कि यार ये तो रशिया खा जाएगा। अब 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो मेरे को फुटेज दिखती है उसमें तो रशिया की हाल थोड़े कभी कभी बुरे लगते हैं। मैं उन दिनों में मैं आई वॉज इन दुबई फॉर समथिंग, जब जिस लड़ाई स्टार्ट हुई थी, मैं 4-5 दिन बाद वापस आया। तो मेरे को उस टाइम दुबई में भी कॉल आने लगा कि मतलब न्यूज़ चैनल में आने के लिए, तो मैंने बताया कि मैं बाहर हूँ। तो एनीवे जब मैं वापस आया, आई वेंट ऑन सेवरल चैनल्स, पॉपुलर नेशनल चैनल्स में मैं जाता हूँ तो डिस्कशंस पे। आप ठीक कह रहे हो, मैं भी यही कहता था। ऑल ऑफ अस यूज्ड टू से ये तो 2-3 हफ्ते में खत्म कर देंगे, रशिया इज सो स्ट्रांग, ये वो, दे विल रोल अप यूक्रेन, ऐसे बातें करते थे हम लोग। हाँ, बट अभी 4 साल हो गए, अभी किसी को अभी तक समझ नहीं आ रहा। और इट साउंड्स, चलो वो एक तो मेरे को ऐसा प्योर वॉल्यूम पे इम्पॉसिबल लगता है कि रशिया हैज़ नॉट वन। वेस्ट एशिया में ट्रम्प साहब कई बार बोल चुके हैं अगले हफ्ते खत्म है, आप काम पे जाओ, अगले हफ्ते खत्म है। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसका जो फॉल आउट है सर, वो इतना एक्सट्रीम है कि अभी तो हमें हिट करेगा। वो एनर्जी क्राइसिस, वो चेंजिंग द वे वी लुक एट द वर्ल्ड, वो फ्लाइट्स कितनी easy है ना सर। लाइक मैंने जितने मेरे सोर्सेज से मेरे को सुनने में आता है, वो ये कहते हैं कि एनीबडी आउटसाइड द ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर, उनको अभी नहीं पता लगा है, बट ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर में पैनिक इज सेटिंग इन स्लोली फॉर द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। एंड मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ 2 कंपीटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनका कोई एंड डेट नहीं है, जिससे दुनिया सफर कर रही है। हमारी कॉन्फ्लिक्ट 88 घंटे में खत्म हो जाती है। आपने इजराइल गाजा की बात नहीं की। इजराइल गाजा कब से चल रहा है सर? हाँ, 2-2.5 साल हो गए। हाँ, तो एक तो मेरे को जानना है आपसे कि प्ले बाय प्ले हुआ क्या 7, 8, 9, 10 तारीख को, क्या क्या हुआ अंटिल स्टार्ट टू एंड। और दूसरा, इन हाइंडसाइट आई लुक बैक एंड आई एम लाइक बहुत सक्सेसफुल काम हो गया बॉस। लाइक 4 दिन में बात भी बता दी, शांति भी क्रिएट कर दी, लोगों का मोरल भी अप हो गया। यू नो, लाइक दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क डन इन 88 आवर्स। यू हैव टू गिव इट टू द लीडरशिप एंड द आर्म्ड फोर्सेज इन दैट। अच्छे देशों से हैंडल नहीं हो रही उनकी छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स। एब्सोल्युटली राइट। तो देन आई वांट यू टू टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ दिस ऑपरेशन ऑल्सो, एंड हाउ डू यू प्रोड्यूस एज एन आर्म्ड फोर्सेज, हाउ डू यू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल ऑपरेशन? तो लेट मी टेक दिस मोर इंटरेस्टिंग एंड क्रिस्प थिंग फर्स्ट। जो आपने कहा कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल से ज़्यादा हो गई है, इजराइल गाज़ा 2 साल से ज़्यादा हो गया है, ईरान समय कम हुआ है, लेकिन 2 महीनों में अभी कुछ अंत नहीं नज़र आ रहा। यानी कि अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं हैं। कुछ नहीं है सर, अभी डिसएग्रीमेंट्स ही हो रहे हैं। चलो वो देखते हैं हमने कैसे 4 दिन में, बल्कि 88 घंटे में, लेस देन 4 days, हमने इसको डिसाइसिवली ख़त्म कर दिया। हालांकि हमने इंडिया की तरफ से हमने इसको ये कहा है कि इट इज़ ऑन ए पॉज। राइट। ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट येट ओवर, इट इज़ ऑन ए पॉज। दैट इज़ टू कीप पाकिस्तान ऑन नोटिस कि हम कभी भी मारेंगे, अगर आप दोबारा कोई भी हरकत करते हो, हम इसी को लॉन्च करेंगे, इसी टेम्परमेंट और इसी टेम्पर पे लॉन्च करेंगे। लेकिन क्या करेंगे वो फिर तरीका अलग होगा जी, या सेम होगा, दैट इज़ अप टू अस। ठीक है, सो दैट इज़ वन। मैंने पहले जैसे आपको 1971 का किसी और संदर्भ में मैंने जिक्र किया था कि दैट वाज अ वेरी डिसाइसिव विक्ट्री। 14 days सीज फायर एग्रीमेंट सिग्नेचर, 93,000 soldiers laying down their arms in a ceremony, राइट। like a parade. न्यू कंट्री बीइंग फॉर्म्ड। New country being formed. राइट। तो ये हो गया। हाँ, दैट वाज वेरी डिसाइसिव। ठीक ठीक। नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड कि लड़ाई खत्म हो गई है और डिसाइसिवली खत्म हुई है। इन 4 दिनों में आई थिंक इंडिया वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ द एस्केलेशन मैट्रिक्स।
यानी कि लड़ाई में एस्केलेशन मैट्रिक्स को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह कारगिल की लड़ाई अगर आप देखो, हमने इतना कंट्रोल में रखा उस लड़ाई को कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी आगे बाहर नहीं गई लड़ाई। एलओसी के बाकी हिस्सों में मैं भी कमांडिंग ऑफिसर था, कर्नल था उस टाइम, लेकिन मैं दूसरे कारगिल के बाहर, मैं कारगिल में सर्व कर चुका हूं, बट उस लड़ाई के दौरान मैं अलग जगह पे कमांडिंग ऑफिसर था अपनी बटालियन का। वो लड़ाई स्पिल नहीं करी, यानी कि बाहर नहीं गई, इट वॉज कंट्रोल्ड। ओके, एस्केलेशन मैट्रिक्स हमने बहुत जद्दोजहद से कंट्रोल किया था, बहुत मतलब रिस्क लेके कंट्रोल किया। आपको समझाना पड़ेगा एस्केलेशन। ओके, एस्केलेशन मैं समझा रहा हूँ। एस्केलेशन मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि लड़ाई एस्केलेट ना हो जाए। एस्केलेट कैसे होती है? मान लीजिए कारगिल की लड़ाई एलओसी पे हुई, कारगिल में स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे फैल के एलओसी के दूसरे हिस्सों में आ जाती, कश्मीर में आ जाती, पुंछ में आ जाती, तो फैल गई लड़ाई। तो एक तो लैटरली फैल गई। अगर लड़ाई फैल के नीचे आ जाए, एलओसी के अलावा लड़के, फिर अगर टैंकों की लड़ाई हो जाए पंजाब में, राजस्थान में, तो आप फिर वो अंदर चले गए, तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन है। जैसे 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था। एस्केलेशन मैट्रिक्स फर्दर जाता है कि अगर आप न्यूक्लियर बातें करने लग जाएं, डीप चला गया फिर, और फिर आप न्यूक्लियर बातें करते हैं, हाँ जी, न्यूक्लियर थ्रेट्स, सो दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन मैट्रिक्स। इस लड़ाई में हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स, मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूँ, हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स को ऐसे कंट्रोल किया कि न्यूक्लियर बात ही नहीं जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया का कंसर्न है, हमारा भी कंसर्न है कि न्यूक्लियर होना नहीं चाहिए। आई एम श्योर ये आपको पता है, और आज का व्यूअर भी बहुत इंटेलिजेंट है, सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में देश की फौजों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, किसी ने भी बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, सिर्फ मिसाइल गए आर पार, ड्रोन्स गए आर पार, ठीक है। आजकल तो जहाज़ों को, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी स्टैंड ऑफ वेपनरी इतनी रेंज हम लोग रखते हैं, ग्राउंड टू एयर, ग्राउंड टू एयर, ग्राउंड टू एयर और एयर टू ग्राउंड, एयर टू ग्राउंड भी। अच्छा। आप यहीं टेक ऑफ करता है एयरक्राफ्ट, वो क्रॉस नहीं करता, अच्छा, तो यहां से भी कर सकता है। अच्छा, इतनी रेंज है मिसाइल की। पाकिस्तान की डेप्थ ही कितनी डेप्थ भी कुछ नहीं सर, 300-350 किलोमीटर, हाँ, 400। तो पाकिस्तान तो हमारे को तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स ये होता है कि वी डिड नॉट क्रॉस द बॉर्डर। हाँ, हमने लैंड आर्मी की, एलओसी पे हुआ, एलओसी पे कुछ स्कर्मिशेस हुए हैं, पर एक एलओसी एक ऐसा एस्पेक्ट है या ऐसी डायमेंशन है जिस पे हम वैसे भी, जब पीस टाइम में भी हमारी स्कर्मिशेस चलती रहती हैं, छोटे पैमाने पे, अब ज़्यादा पैमाने पे हुई, तो उस ऑपरेशंस की ना बात करते हुए हमने बॉर्डर्स नहीं क्रॉस हुए, हमने एस्केलेट नहीं किया, बोथ इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मतलब न्यूक्लियर ये वो ऐसी बातें नहीं हुई, और इसको इन टाइम, एस्केलेशन मतलब इन टाइम, 4 डेज के अंदर खत्म। राइट। आपने जो हमने सिंबोलिज्म की और जो हमने स्ट्राइक्स की पहले बात की, जो टारगेटिंग की पहले बात की, जिसकी वजह से उन्होंने 10th को हमसे सीज फायर मांगा, एंड उस पर तो कोई दो राय नहीं है ना, उस पर तो कोई ना नहीं बोलता, पाकिस्तान भी नहीं बोलता, राइट। तो वो उन्होंने सीज फायर मांगा। तब अब कई लोग कहते हैं कि हमें मानना ही नहीं चाहिए था, हमें तो ये करना चाहिए था, हमें तो अंदर जाना चाहिए, हमें नहीं। मैं मानता हूँ इस बात को कि एस्केलेशन मैट्रिक्स को कंट्रोल करना, जैसे दूसरे देशों में अभी समझ नहीं आ रहा कैसे बंद करना कि है, फैलाव संभालेंगे कैसे? संभालें। अब हो रहा है ना, आपने तीनों युद्ध की चर्चा की, रशिया यूक्रेन, इजराइल गाजा और इसकी, तो अभी तक समझ नहीं हो रहा ना, अंत नहीं आ रहा। हमें इतना अच्छा मौका था कि दुश्मन हमसे मांग रहा है, हमें सीज फायर करिए भाई, बहुत हो गया, हमने बंद कर दिया। क्योंकि अगर युद्ध चलता रहता है, जैसे दूसरी जगहों की हमने चर्चा कर रहे हैं, वहाँ चलता जा रहा है, अगर युद्ध चलता है, अगर आप लोग बहुत यंग हैं, आपके ज़्यादा व्यूअर देखने वाले भी बहुत यंग हैं, ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट अ वॉर। आपने लड़ाई नहीं देखी, कारगिल की लड़ाई नहीं थी, वो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था। जब लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, इट सेट्स ए कंट्री बैक, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इट सेट्स यू बैक बाय 10-15 ईयर्स। ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया बंद हो जाती। बिल्कुल सर, जो हम लोग कह रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड आगे बनने वाले हैं एंड ऑल, वो सब खत्म हो जाएगा। राइट।
71 वॉर के बाद मुझे याद है पेट्रोल पे सेस लगता था, हर चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस आ गए थे, स्टैंप एक्स्ट्रा लगाते थे हम पोस्टेज में, बहुत कुछ राशन की लाइन बन गई थी. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो वी डोंट वांट ए वॉर. सॉरी फॉर सेइंग इट सो फ्लिपेंटली, लेकिन पाकिस्तान का क्या है, वो तो अभी भी बास्केट केस है, वो लोन्स पे जिंदा है, वो तो और लोन्स ले लेंगे, हमारी ग्रोथ स्टोरी रुक जाएगी. वी हैव मोर टू लूज. ऑफ कोर्स वी हैव मोर. एंड सर मेरे को लगता है लोग जो ये जो आई मीन लुक आई एम अ यंग मैन, हाँ ये जवानी के दिन होते हैं तो थोड़े से खुमार के दिन होते हैं ये, और ऐसा नहीं है कि आई एम डिवॉइड ऑफ द माचोइज्म कि यार मारो अगर मार रहे हो तो, वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है. स्ट्रेटेजिकली मॉडर्न टाइम्स में वॉर में आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करो और बात ना फैले, उससे ऊपर कोई विक्ट्री नहीं है. दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग आफ्टर वॉचिंग दीज वॉर्स इन द लास्ट 5-6 years. काम भी हो जाए और बात भी ना फटे. जो आप बात कह रहे हो प्रखर, मैं भी वो, हम सब उस एज में रह चुके हैं, बल्कि जब हमारी वो एज थी तो फॉर्चुनेटली वी वर फाइटिंग टेररिस्ट विद अ वेपन इन हैंड. मैं जाके कर चुका हूँ, मैं तो किताबें लिख चुका हूँ उसके ऊपर, मैं लड़ाई में रह चुका हूँ. तो इंडियाज ब्रेवार्स मेरी किताब ऐसे ऑपरेशंस के बारे में लिखी है मैंने, जो मैं कर चुका हूँ जी. पर वो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ ए टैक्टिकल कम्बैट. ओके, जब लड़ाई के क्षेत्र में मैं कहता हूँ पक्का मारो. जब आप अगर आमने सामने हो गए हो टेररिस्ट के या दुश्मन के, तो फिर तो छोड़ना नहीं है. राइट. हम हायर लेवल पे बात कर रहे हैं, हाउ नेशंस बिहेव, देश कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, वो स्ट्रैटेजिक बातें हो रही है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ना ये कि मारो. वो तो कोई जोश की कमी नहीं है किसी इंडियन सोल्जर में, किसी हिंदुस्तानी में कमी नहीं है. सोल्जर की क्या बात है. सम ऑफ द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स इन द वर्ल्ड. मतलब मेरी तो पर्सनल इंटरेक्शन होती है, मैं रियलाइज करता हूँ वो अगर ये लोग, हाँ मैं वो तो मानता हूँ, मैं तो आई सैल्यूट द इंडियन सोल्जर्स. मतलब दे आर विलिंग टू रिस्क देयर लाइव्स, मतलब दे आस्क फॉर सो लिटिल, मांगते ही कुछ नहीं है. सही बात है. और अपनी लाइफ हमेशा दांव पे लगा के चलते हैं. मैं तो जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हमारे इंडियन सोल्जर्स, क्या किसी हिंदुस्तानी नागरिक में इतना जोश होगा कि जोश उतना ही होगा. राइट. बट वी आर टॉकिंग एट नेशनल लेवल, एट अ स्ट्रैटेजिक लेवल. कॉम्बैट में तो जोश हमेशा रहेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो कॉम्बैट आए ना. राइट. देखिए लड़ाई क्यों होती है, इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ टू इम्पोज योर विल ऑन अनदर नेशन. ठीक है ना. हमने पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया तो हम पाकिस्तान पे अपनी विल इम्पोज करना चाहते थे, हम दिखाना चाहते थे हम हमारे टेररिस्ट ठिकानों को मारेंगे. और हमने तो उस दिन शाम को कह दिया था, 7 तारीख सुबह दिन में कह दिया था, अनाउंसमेंट हो गई थी कि हमने ये कर दिया है. इट वॉज नॉन एस्केलेटरी, हम तो एस्केलेट करना ही नहीं चाहते. हमने टेररिस्ट ठिकानों को मारा, 9 आपके, क्योंकि आपने पहलगाम किया. यही चीज़ हमने उड़ी में अनाउंस की थी, यही चीज़ हमने बालाकोट में अनाउंस की थी. राइट. तो हमने तो ख़त्म कर दिया था. सो द पॉइंट इज वी डोंट वांट टू एस्केलेट. दैट हैज़ बीन आवर स्टैंड ऑल अलोंग. श्योर. जब आई एम टॉकिंग सर फ्रॉम अ हाइंडसाइड पोजिशन, जब मैं अब देखता हूँ, जैसे अगर कोई आदमी याद रखता हो आज से 2-2.5 महीना पहले जब ईरान और यूएस इजराइल वॉर शुरू हुआ, अचानक ही एक दिन उनके लीडर आयतुल्ला खुमैनी को एक प्रिसिशन स्ट्राइक में ख़त्म कर देते हैं. एंड यू वुड थिंक कि काफ़ी बड़ा स्टेप हो गया, अब बात रुक जाएगी. बट वो बात यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के हाथ से भी फैल गई, और टू सर्टन एक्सटेंट ईरान की लीडरशिप के हाथ से भी फैल गई. एंड ईरान विल प्रॉबेबली बेयर मोस्ट ऑफ द ब्रंट, बट द वर्ल्ड विल अब्जॉर्ब सम ऑफ द शॉक. हम लोगों को सबको सिक्योरिटी क्राइसिस आएगा और बात फैलते फैलते फैल जाती है. जब मैं ऐसा कुछ होता देखता हूँ, या मैं रशिया यूक्रेन की वॉर देखता हूँ, आई लुक बैक एंड आई एम लाइक, आपने बात भी पूरी कर दी और बात भी नहीं फैली. मे बी मॉडर्न वॉरफेयर का प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ होना चाहिए, वेर यू आर एबल टू इम्पोज योर विल इन अ सर्टन वे विदाउट थिंग्स एस्केलेटिंग. Is that how the planning is happening in the back? Is that the ideal case outcome for the planners? Absolutely. अच्छा, right. So my instinct is correct. हाँ, absolutely. अच्छा, ठीक है. आज तो जो लड़ाई है आने वाले समय में, और बल्कि ऑलरेडी आ गई, आने वाले समय में नहीं, इस समय में भी चल रही है. चाहे वो आज अमेरिका ईरान का देख लो, चाहे हमारा ऑपरेशन सिंदूर देख लो. जो लड़ाई है, इट इज़ ए मल्टी डोमेन वॉरफेयर. यानी कि लड़ाई सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन तक नहीं रह गई है. हम ऑलरेडी पॉलिटिकल बात चर्चा कर चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी. हम डिप्लोमेटिक स्टेप्स की चर्चा कर चुके हैं. इकोनॉमिक लिवरेजेस, हमारे तो एक ट्रेड हमने बंद कर दिया था, मतलब दैट वाज वन स्मॉल एस्पेक्ट. हाउएवर इवन इंडस वाटर ट्रीटी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इरिगेशन है,
80% of their irrigation is by the Indus basin, Indus waters, जो इनको पानी मिलता था इन 3 नदियों से। तो उनकी इरिगेशन हमारे इनसे था, पाकिस्तान में जितने एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट आएगा। आप देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितनी टैरिफ वॉर की, इंडिया पे भी टैरिफ लगाए थे। तो आजकल क्या है कि इकोनॉमिक डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलिटिकल हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, इकोनॉमिक डायमेंशन है, मिलिट्री इज वन डायमेंशन। और आज डफटेल्ड इस सब के साथ साथ साइबर बहुत स्पेस, राइट, स्पेस सर बिल्कुल नया, न्यू दिस थिंग। अच्छा, फिर जो एक टैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर। ये मिसाइल्स के चलते ईरान के पास, हमें अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की जो इंटेलिजेंस थी वो ये थी कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा मार का मिसाइल नहीं है, रेंज का मिसाइल नहीं है ईरान के पास। लेकिन ईरान ने डिगो गार्शिया पे मिसाइल्स दाग दिए, राइट, नियरली 4000 किलोमीटर्स अवे। तो यू सी टुडे मिसाइल्स प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, मतलब ये काबिलियत रखते हैं मिसाइल की एक खिड़की के अंदर से घुसा दें। दैट्स क्रेजी। हाँ, सो दैट्स द काइंड ऑफ, अगर उन्होंने आयतुल्लाह खामेनी को अगर मारा है, टारगेट किया है, तो दीज आर वेरी प्रिसीजन गाइडेड स्टफ। बहुत इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, जो प्रिसीजन आज की दुनिया में अवेलेबल है। दीज आर दी क्या कहूँगा, ऐसे एनेबलर्स हैं। एंड दिस मल्टी डोमेन वॉरफेयर इंश्योर्स, मतलब इट गिव्स अस अ टूल कि हाँ, यू कैन इम्पोज योर विल ऑन अनदर कंट्री। अमेरिका और ईरान में भी कोई सोल्जर्स नहीं पार गए हैं, कोई किसी ने बॉर्डर्स नहीं क्रॉस किए हैं। ये सब मिसाइल्स और ड्रोन्स और ऐसे एनेबलर्स का ही कमाल है, और फाइटर एयरक्राफ्ट। तो सर, प्ले बाय प्ले 7th 8th 9th 10th, क्या टेल अस द स्टोरी, क्या हुआ? देखिए, रिस्पॉन्स क्या होगा ये नहीं पता था, लेकिन मिलिट्री रिस्पॉन्स आएगा ये सबको पता था। और क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक था, इंडिया ने बहुत मतलब एप्टली, करेक्टली, हमने 9 टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक किया, जिसमें कि 5 पीओके में थे, 4 रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में थे। ज़्यादातर जैश ए मोहम्मद और LET के टारगेट्स। दी अटैक्स वर वेरी प्रिसाइज, मतलब प्रिसाइज मैं इसलिए कहता हूँ कि एग्जैक्ट अगर टेररिस्ट ठिकाने पे था तो बिल्कुल प्रिसाइज वही था। उसके साथ क्योंकि ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, ये कोई जंगल में कैंप्स नहीं बने हुए, ये शहरों में हैं। लेकिन हमने जो ऐसी फोटोज़ आई थी, मुझे अब उस कैंप का नाम नहीं याद आ रहा, एक फ़ोटो आई रिमेंबर जिसमें कि ये था एक स्ट्राइक में। सर किस लोकेशन में होगा, आप लोकेशन बोलो। मुझे नहीं याद आ रहा। अच्छा। उस टाइम बहुत सारी, तो आई रिमेंबर इमेज की, मतलब इस बिल्डिंग में, 2 बिल्डिंग्स में अगर मिसाइल, तो बिफोर एंड आफ्टर की फोटो में उसके बगल वाली बिल्डिंग को नहीं नुकसान था। अच्छा। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एक कंपाउंड था कि ये टेररिस्ट कैंप है, और आसपास भी तो बड़ी बिल्डिंग्स थी, उस पर नहीं था। तो हमारा जो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो 7th को 9 टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक किया गया। बहुत सटीक, बहुत पुख्ता स्ट्राइक थी, इफेक्टिव। और ये फ़ोटोज़ भी एयर फोटो से दिखाई, जो बाद में वर्ल्ड मीडिया को दिखाए गए। तो हमने ये अटैक करके 6th-7th नाइट को, तो 7th को हो गया, और 7th को पाकिस्तान को स्टेटमेंट दिया वर्ल्ड मीडिया को कि हमने ये पहलगाम के ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हमने पहलगाम के जो टेररिस्ट अटैक था उसके रिस्पॉन्स में ये टेररिस्ट कैंप्स पे टिका। एंड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक थी हमारी तरफ से, और हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। बट पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एज ए कंट्री, तो उनको भी तो कुछ करना था। हमारे पास तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, वो किसको करेंगे रियल। तो फिर उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और कुछ सिविलियन टारगेट्स बनाए। कहाँ बनाए उन्होंने? बट मोर क्लोजर टू दी LC। अच्छा, DLC। तो इन्होंने जब ये किया है, तो हमने उस दौरान हमारी भी तैयारी थी, हमें मालूम था यही करेंगे। मतलब एक आशंका होती है ना कि ये क्या क्या कर सकते हैं, गेमिंग करते होंगे। हाँ सर, जी, हाँ? एब्सोल्युटली। सो यू प्लान फॉर डिफरेंट कंटिजेंसीज, कि क्या क्या अटैक करेंगे, ये लोग कैसे अटैक करेंगे, दुश्मन कैसे करेगा रिएक्ट, तो हम उसका
हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, तो हम दैट इज़ व्हाट वॉर गेमिंग ऑल अबाउट, वो सब तैयारियां होती हैं। तो उन्होंने फिर अगले दिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया। तो फिर हमने ऑलरेडी हमारे कंटिजेंसीज डिसाइडेड थे। फर्स्ट लेट मी टेल यू कि हमारे उनके जितने मिसाइल्स और फाइटर जो भी वेपन सिस्टम्स उन्होंने यूज़ किए, ड्रोन्स वगैरह, कुछ एक दो ड्रोन इधर उधर निकले हैं तो वो क्रैश किए गए, कोई टारगेट पे नहीं लगे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस बहुत इफ़ेक्टिव रही है। लेकिन साथ ही साथ हमने जो लॉन्च किए 11 बेसिस पे, उनके एयर बेसिस मेनली उन पे लॉन्च किया। ये दिस इज ऑलरेडी 8th 9th? This is 8th। अच्छा, तो पहले हमने उनके 9 जगहों पे अटैक किया। अगर पाकिस्तान जैश और लश्कर के स्पॉट्स पे अटैक होने के बाद एक रिस्पांस डालता है हमारी मिलिट्री सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे, मिलिट्री सिविलियन भी छोड़ दो, इफ द आर्मी लॉन्चेस समथिंग इन रिटर्न, तो सर ये एक इम्प्लिसिट एडमिशन नहीं है क्या कि इनका और जेईएम और लश्कर का कुछ, मतलब हम अगर इंडिया अनाउंस करके कह रहा है मैं टेररिस्ट कैंप मारूंगा और फिर वो टेररिस्ट कैंप पे अटैक करता है एंड देन द आर्मी रिस्पॉन्ड्स, तो वो एसोसिएशन एक तरीके से इम्प्लिसिटली प्रूव नहीं हो जाता है? आई थिंक उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा। ना दुनिया इस बात को सवाल क्वेश्चन करती है, कोई शक ही नहीं है। हाँ, ना पाकिस्तान। अब मतलब आप देखिए जो उनका भावलपुर में जो मस्जिद था, मरकज़ सुभान अल्लाह ऐसे नाम था शायद उसका, वो जो मस्जिद में उनका टेररिस्ट कैंप था, उन्होंने मस्जिद बनाया, उन्होंने सोचा कि मस्जिद है तो हम नहीं करेंगे, एनीवे वी स्ट्रक द टेररिस्ट कैंप एंड उसमें अजहर मसूद की फैमिली के वेरी क्लोज फैमिली के 11 मेंबर्स की डेथ हुई। राइट। और उनके जब जनाजे में पाकिस्तान के आर्मी यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। तो आप जिसकी बात कर रहे हो ना कि मतलब इम्प्लिसिट नहीं है, आज वो बात तो आई थिंक वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट, द वर्ल्ड हैज गॉन बियॉन्ड दैट, मतलब कोई सवाल ही नहीं करता, कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, तो फिर उसके बाद हमने इनके 11 एयर बेसिस पे अटैक किया। ठीक है। और फिर उन्होंने जो रिस्पॉन्स, तो हमारा 2 दिन 8th और 9th जो हमारे अटैक्स हुए हैं, दे हैव बीन वेरी, अगेन इन जस्ट लाइक फर्स्ट नाइट हमने जितने बेसिस पे अटैक किया है वो भी बड़े ऑफ कोर्स उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लामाबाद के पास जो रावलपिंडी में मेन इनका GHQ है, नर्व सेंटर है, अगर उसके पास वाले नूर खान बेस पे हम अटैक कर सकते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान हिल जाता है। यू नो इट इज़ समथिंग लाइक कि दिल्ली में अटैक कर दिया। हाँ, मैं समझ गया सर कि गुड़गांव में मार दिया तो दिल्ली वाले हिल जाएंगे ना, कि मतलब अब तो exactly. हाँ। सो इफ़ यू कैन डू दिस, तो दैट्स अगेन लाइक ए स्टेटमेंट, हम यहाँ कर सकते हैं, तुम्हारे GH को भी कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डन। देयर आर कई ऐसे बेसिस हैं, एक आई थिंक जकोबाबाद वगैरह बेसिस, कुछ बेसिस हैं, के नाम पुल करना है हिमांशु? तो वो जो बेसिस हैं, जूम इन करना। हाँ, कई बारी इन बेसिस में कई बार कहते हैं कि इवन US नहीं करता अटैक। अच्छा। हाँ, ऐसी बातें हम सुनते हैं, लेकिन इंडिया ने ये साबित किया कि हमारे को कोई डिक्टेट नहीं करेगा, हम डिसाइड करेंगे और हम उनको टारगेट करेंगे। तो हमने वो हमारे बड़े फॉर 2 नाइट्स ये अटैक्स बहुत इफेक्टिव रहे हैं। ओके, लेट्स नॉट क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स की बात नहीं करते, क्योंकि हमने एटलीस्ट पूरी दुनिया को ये प्रूफ दिखाया है। हर बार हर रोज़ वो जो ब्रीफिंग होती थी, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ब्रीफिंग करते थे, एयरफोर्स और आर्मी की जो ऑफिसर साथ में होती थी वो उन्होंने ब्रीफिंग दिखाई है, विजुअल्स दिखाए हैं। 9th नाइट को जो अटैक हुए उसके बाद उन्होंने सीज़ फायर मांगा 10th को, एंड शाम को 10th को, मतलब सीज़ फायर के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान हमसे सीज़ फायर मांग रहा है एंड इंडिया द रिस्पॉन्सिबल नेशन, एंड फॉर डिफरेंट जो हम लोग चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग पहलू, फिर हमने वो सीज़ फायर एक्सेप्ट किया और 10th को ऑपरेशन सिंदूर को अस्थायी रूप से पॉज कर दिया गया। राइट। इन दीज 3-4 days ऐसा क्या हो सकता था दैट वुड हैव स्पाइरल्ड थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल? किस टाइप के इवेंट्स होते हैं इन सिचुएशंस में जो बात हाथ से बाहर निकल जाती है? देखिए, मेरी समझ से अगर जैसे मैंने बोला था, आपने पहले मेरे से पूछा था कि
एस्केलेटरी लैडर को समझाओ। राइट। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता था, यानी इसके एवज में अगर आई एम जस्ट इमेजिनिंग ए सिचुएशन कि पाकिस्तान के जो टारगेट्स हमने किए, चाहे वो टेररिस्ट ठिकाने थे, चाहे एयर बेसिस थे, जो भी उनके, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको और बताना भूल गया, हमने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को बिल्कुल ही वी रेंडर्ड इट एब्सोल्युटली, वी डिसेबल्ड इट। अच्छा, पाकिस्तान की लाहौर की इस तरफ की जो एयर डिफेंस थी, मतलब एक सर्टन एरिया हमने, तो हमारी एयर कोड अटैक एट विल इन सर्टन एरियाज। ओके, तो हमने ये भी किया था। तो अगर मान लीजिए, आपने कहा ना कि क्या हो सकता था जी, अगर मान लो इसके एवज में, यानी कि इसके रिस्पांस में, अगर पाकिस्तान सोचता कि हम LOC पे या किसी और बॉर्डर के सेक्टर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर के सेक्टर पे वो अटैक करते हैं, अटैक मतलब लैंड अटैक करते हैं, अटैक करके किसी टारगेट को कैप्चर करना चाहते हैं, सपोज दे डू इट, तो फिर वो क्या होता है, वॉर फिर एस्केलेट हो रही है। अब लैंड टू लैंड हो गई। हाँ, एस्केलेट हो सकती है जी। तो आप बोल रहे थे ना, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हो सकता था, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा अगर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। सो दैट इज द डेंजर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली सर इस एंगल से था, बिकॉज एक कॉमन आदमी के दिमाग में, और इनफैक्ट जो आदमी बहुत लो रेजोल्यूशन दूर से देख रहा है, एक अमरीकी आदमी के दिमाग से, एक यूरोपियन आदमी के दिमाग से सवाल उठता है कि ये 2 न्यूक्लियर आर्म नेशंस हैं, इनकी एग्जिस्टेंशियल वॉर है, इनकी डे 1 से ओरिजिन स्टोरी ही पाकिस्तान की ये है कि हमें इंडिया नहीं पसंद, देयरफॉर हम पाकिस्तान है। न्यूक्लियर क्वेश्चन निकल के आता है कि द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड इज सम काइंड ऑफ अ मिनी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इफ नॉट अ कंप्लीट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। ऐसा नहीं कि वो पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, बट पता नहीं सर, कुछ होते होंगे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब भी जो उनका इम्पैक्ट रेडियस छोटा होता होगा। दैट वाज नेवर अ कंसर्न फॉर आर्म फोर्सेस और टॉप लीडरशिप। देखो, ऐसे ये कंसर्न तो हमेशा रहेगा जी, लेकिन हमें ये देखना है कि पिछले ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, 1988 में शुरू हुई थी, हम 2026 में बात कर रहे हैं, 38 ईयर्स हो गए। ये आई एम टॉकिंग ऑफ कश्मीर में जो मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी, टेररिज्म स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तक ये 4 दशकों में, इन दीज 4 डिकेड्स, जब हाई प्रोफाइल अटैक हुए हमारे ऊपर, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, J&K की असेंबली के ऊपर अटैक हुए, बॉम्बे में 26/11 पे जो अटैक हुए, हर बार अगर हमने मसल्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिखाया ना, वो सिर्फ इसलिए कि वो न्यूक्लियर कार्ड था, हर बार वो न्यूक्लियर कार्ड, न्यूक्लियर ब्लफ। ओके, तो हम उस न्यूक्लियर ब्लफ में रहते रहे। कारगिल की लड़ाई एक्सपैंड नहीं करी, हमने LOC नहीं क्रॉस करने दी, हम इंडिया ने LOC को क्रॉस नहीं किया, मतलब इट वाज ईजियर अगर हम क्रॉस करके पीछे से अटैक करते, एयरफोर्स पीछे से आती, हमने नहीं किया कि न्यूक्लियर ना हो जाए। हर बार, पहली बार अगर इफ दैट न्यूक्लियर ब्लफ वाज कॉल्ड, मतलब एक कभी तो टाइम आएगा, तो यू लाइक दिखा यार करके चल रहा है, डू इट। दैट वाज इन 2016। अच्छा, जब उड़ी पे उन्होंने अटैक किया टेररिस्ट कैंप पे, तब हमने कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं हुआ था। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ उड़ी का नहीं था, 18 सितंबर 2016, उससे कुछ महीने पहले उसी साल पठानकोट एयरबेस पे अटैक किया था। और इसलिए जब उस दिन एंड उसी दिन, देखिए ऐसे होता है, जब एक अटैक हो जाता है, कुछ होता है, तो उस दिन, जैसे आपने भी किसी और उस कॉन्टेक्स्ट में पहले कहा था कि दुनिया में जिस दिन पहलगाम हुआ था, पूरी देश में गुस्से की लहर होती है, तो उस दिन का माहौल अलग होता है। हाँ जी, बिल्कुल अलग होता है सर। और उसी दिन मिस्टर पारिकर श्रीनगर आ गए, मैं कोर कमांडर जब था, उसी दिन मुझे याद है, पहले तो मैंने कहा आज क्यों आए, मतलब आज मेरे को VIP नहीं चाहिए, लेकिन आ गए। और उन्होंने उसी दिन डिसीजन दिया। यही चीज़ अगर हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना के बाद में रिस्पांस की प्रैक्टिस करते रहते तो फिर ख़त्म हो जाता गुस्सा। उस दिन क्योंकि पठानकोट हुआ था, क्योंकि उड़ी हुआ था, और ऐसे एक और EDI बिल्डिंग पंपोर में अटैक हुआ, ये ऐसे ऑपरेशन हुए थे, तो फिर देश ने डिसाइड किया कि वी विल डू दैन। जब मैंने सजेस्ट किया मिस्टर पारिकर को उस दिन ये कि आज हमें कुछ ऐसा करना है जो हमने पहले नहीं किया। आई थिंक दैट डे is the first time when we called the nuclear bluff. And we
फाउंड लिटिल स्पेस बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कि नहीं इसके नीचे भी कुछ हो सकता है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था मत में? पाकिस्तान ने तो कहा कि नहीं तो हुआ ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है, तो पार से इन्होंने फायरिंग की है। वही चीज़ जब बालाकोट में अटैक हुआ, वी फाउंड दैट स्पेस बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उनका वी हैव कॉल्ड देयर ब्लफ। हमने आपने इतना एस्केलेट कर दिया, ये तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक वाला 4-5 किलोमीटर वाला नहीं था ऑपरेशन, तो 80 किलोमीटर अंदर जाके जब्बा टॉप जो बालाकोट के पास है टेररिस्ट कैंप में मारा एयर स्ट्राइक। तो फिर ये जब चीज़ें हो गई तो ये हमने दैट इज़ द टाइम, जैसे हम कहते हैं वी कॉल द न्यूक्लियर ब्लफ, कि मतलब हमें एक हर चीज़ में ये चीज़ न्यूक्लियर नहीं हो जाती है, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे न्यूक्लियर देश हैं ये, आई एग्री। और जैसे आपने कहा ना कि छोटे छोटे बम, आजकल जो वो 15 किलो टन वाले जो थे हिरोशिमा नागासाकी में, पूरे सिटीज वर डिस्ट्रॉयड और इतनी भयंकर कैजुअलिटीज हुई। आज की तारीख में आज के जो बॉम्ब्स हैं वो उससे बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम नाउ, बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम नाउ। कोई भी देश, मेरी समझ से, मैं अपनी पर्सनल व्यू दे रहा हूँ आपको, इट इज़ नॉट ईजी कि हम न्यूक्लियर लॉन्च कर देंगे। राइट। The fallout of this and is especially a country like Pakistan, which depends on the world, the Western world especially, and China now, but they depend on the world for aid. मतलब वो कहाँ है? हाँ, उनका खाना कम हो जाएगा, लाइक उनका I understand that, I completely understand that. एंड मेरे को भी ऐसा लगता है सर, बिटवीन 2016 एंड देन 25, ये जो पिछले 9-10 साल का सफर रहा है जी, आई थिंक आपकी लैंग्वेज में इसको कहते हैं रेड लाइन पुश हो जाना, कि एक तरीके से जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ना हमारे, वो शिफ्ट हो गए। जहां हम पहले बहुत पैसिव थे, और वेदर समबडी लाइक्स टू एडमिट इट और नॉट, मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं मेक कर रहा सर, 2008 और उसके रिस्पॉन्स में जो हुआ उससे रिलेटेड एक नेशनल शेम है इंडियंस में, कि वो हमारे घर में घुस के बॉम्बे में ही कर गए, और हमने क्या, हम बात करते रहे। उसके पहले पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट, सिंबल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया। हाँ, और हम बात कर रहे हैं। तो 2016 के बाद से जो पिछले 10 साल ये जो पूरी एंगेजमेंट रही है, एंड इन ऑल फेयरनेस मैं इस बारे में सोच रहा था, आई थिंक 2014-15 में ही शायद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी में। अगर मैं उसको बाहर से इंटरप्रेट कर रहा होता, आई थिंक व्हेन मोदी केम इनटू पावर, उन्होंने बोला एक बार कोशिश तो करते हैं कि यार डेवलपमेंट कर लें, छोड़ दें लड़ाई। आई थिंक समटाइम बाय 2016 ही रियलाइज्ड कि ये नहीं होने वाला। 2015 क्रिसमस पे गए थे, वो कहीं से आते हुए रुके थे, कहीं और विदेश से आ रहे थे, Right. नवाज शरीफ की बेटी की या पोते की, किसकी पोती की शादी में जिसमें भी गए थे जी, वो 2015 क्रिसमस की बात है। आफ्टर 7 days पठानकोट एयरबेस पे अटैक हो गया। अच्छा, आफ्टर 7 ही डेज। हाँ जी। तो फिर आप समझ जाते हो ना, बैड फेथ है ये। देन आप लाहौर बस यात्रा करो, हाँ, वाजपेयी वेंट टू लाहौर। जी, जब वो लाहौर बस यात्रा पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, और उसके 2 महीने बाद आप कारगिल की लड़ाई हो जाती है, हाँ, और कुछ महीने बाद। तो मतलब पॉइंट इज़ कि आप देखिए, ये तो रहा है हमारा चैलेंज। सो मतलब दैट उसकी हम अब खैर इन एनी केस वो देयर इज लॉट ऑफ वाटर। आई थिंक मैं बताऊं सर, ऑन मेनी लेवल्स ना पिछले 10-15 साल में इंडिया का मूड बदल गया, ऑन मेनी काउंट्स, एंड आई कैन टॉक अबाउट इट फ्रॉम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें पता है लोगों को क्या सुनना है और देखना है। एज इंटरनेट मीडिया पीपल, हमें पता है लोगों को क्या सुनना है और देखना है बेटर देन मोस्ट पीपल, क्योंकि हमारी डेली रोटी उसी से कमती है। और वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज चेंज, और जो बड़ा अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है इन द क्रेज फॉर समथिंग लाइक धुरंधर, इज कि इंडिया का स्टैंड ऑन सिक्योरिटी हैज चेंज्ड मार्केटली। और उसका एक सिम्टम ये भी था कि तुम ये करोगे, अब हम तुम्हें एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अब हम डीपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एंड द थर्ड टाइम विद ऑपरेशन सिंदूर, नाउ इट्स ओनली पॉज्ड। तुमने एक और टेररिस्ट अटैक किया, वी विल ट्रीट इट लाइक वॉर, राइट? दिस इज द वे द रेड लाइन हैज शिफ्टेड। एम आई अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली सर? हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है जी। कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब से ऐसे ऑपरेशन होने शुरू हुए हैं, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि मिलिट्री टाइप डिसीजन मिलते हैं कि हम ये करेंगे। और जिन ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपको दिखता ही है
और आई एम अ मिलिट्री, यहाँ तो आपको डिसाइसिवनेस दिखती है। एज ए मिलिट्री ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, मेरे को ये सब चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे मतलब इक्वली इफ़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस कुछ एक और डिसीजंस हैं। इंडस वाटर की जैसे मैंने बात की थी, आई सेड कि बहुत इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, इतने सालों में ऐसे होता था, इतनी लड़ाइयाँ हुई, हमने कभी इंडस वाटर का उनको वो लिवरेज नहीं दिखाया। मेरी समझ से करना चाहिए था। आर्टिकल 370 की बात करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप, मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि दिस शुड हैव बीन एब्रोगेटेड मच अर्लियर। राइट। अगर पाकिस्तान को अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के नज़रिए से आप कह रहे हो ना कि इन्होंने ये डिसीजन लिए या अभी घर में घुस के मारना एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग जो आप बोल रहे हो, आप पाकिस्तान के नज़रिए से देखो। हाँ जी, ये तो हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। अब एक डिकेड हो गया, 2016 में हुआ था, 2026 हो गया है। अब हर ऐसा हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में हम तो अंदर जाके मारते हैं। ओके, सो दैट इज डन। इंडस वाटर ट्रीटी जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो गया। पानी अभी तो देखना इसके ऊपर अभी तो कितना अनफोल्ड होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी डीसिल्टिंग और नए नए प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर रहे हैं अभी, इसका तो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होगा अभी आने वाले समय में पाकिस्तान में। आप देखेंगे आर्टिकल 370, जिस दिन आर्टिकल 370 हुआ तो पाकिस्तान को समझ नहीं आया क्या हुआ। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, तो दे डिड नॉट नो व्हाट इज टू बी डन। राइट। नोबडी एंटिसिपेटेड। Nobody anticipated it. उनके यहाँ तो किसी ने नहीं किया होगा। राइट। मतलब मैं इस अगली बात को इनके साथ क्लब नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ एक कश्मीर के साथ एक इस्लामिक वो लेवल पे कनेक्ट करके ये सब फैला रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। इसलिए मैं अगली चीज़ बोल रहा हूँ। सेम थिंग जो हमने ट्रिपल तलाक रोका, सो यू सी पाकिस्तान के नज़रिए से देखो तो वो समझते हैं कि मतलब दीज आर द काइंड ऑफ स्टेप्स विच हैव नेवर बीन टेकन बिफोर टू दैट एक्सटेंट। मतलब आप राम जन्मभूमि का देखो, अगर द पॉइंट इज जो एक फेस्टर करती रही इशू, उस पर डिसीजन लिया और आगे बढ़े और कुछ किया, जो मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड तो लिए। दैट इज एक और डायमेंशन जिसपे इंडिया का मूड चेंज हुआ है, वो डिसाइसिवनेस है। बिकॉज मेरे ख्याल से जब मैं छोटा था, सर मेरी लाइफ बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू आपका एक्सपीरियंस, जो उस टाइम पे जो मूवी भी थी, फॉर इंस्टेंस मेरे को रंग दे बसंती याद आती है। द प्रेमिस ऑफ द मूवी वॉज कि डिसीजन स्लो हैं, इनफेक्टिव हैं, और उसकी वजह से हमारी आर्म फोर्सेस सफर कर रही हैं। आई डोंट वांट यू टू कमेंट ऑन दैट, थोड़ा मुद्दा गलत हो सकता है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ द नेशनल मूड ड्यूरिंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन वॉज कोई कुछ होता नहीं है इस देश का यार, एंड देन इवेंचुअली पीपल गेट ऑन द स्ट्रीट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया अब नाइट एंड डे है, इंडिया कुछ मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो गया है, बट ये बात जरूर है कि यू कैन एक्सपेक्ट योर लीडर्स टू बी डिसाइसिव इन सर्टन इशूज, और वो डिसाइसिवनेस नेशनल मूड में परकोलेट कर गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा डैशबोर्ड कह रहा है पीछे से। मैं ये धुरंधर का बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है वो कह रहा है। कुछ तो चेंज हुआ है उस सिलसिले में, मेरे को लगता है। और ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ सॉलिड मार्कर ऑफ इट कि नाउ वी आर, आई डू थिंक हाउएवर मीडिया कम्युनिकेशन कुड हैव बीन बेटर। आप उसको और अच्छे से बता सकते थे लोगों को, बट ये कह देना कि इट इज ओनली ऑन पॉज एंड एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सर। आपने रूल ऑफ गेम बदल दिया है। अब आप कमांड कर रहे हो कि क्या पेस है गेम की, क्या पेस है एंगेजमेंट की। इज दैट अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? हाँ, आई वुड से सो। आप बहुत आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। एंड मतलब आई सपोज यू आर अ पॉडकास्टर, राइट सर। आपकी एक व्यूअरशिप है, और आप जैसे आपने बीच में कहा भी सही, आप अपने व्यूअर्स का मूड समझते हैं, तो आपने उनको जिस तरीके से बताना चाहिए आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। सो आई डू एग्री कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जो लिए जाते हैं ना, मतलब उसमें अब आप देखो कल के जो इलेक्शन रिजल्ट रहा है बंगाल में पहली बार, यू नो सडनली अब why is BJP coming to power? Well, I also don't want to politicize it. Yeah, right, sure. So the fact is ये decisiveness लोगों को अच्छी लग रही है, and I would agree with that. Right. ये पता नहीं ये स्टेटमेंट कहना कितना शोभा देता है, बट ऐसा करके कुछ है ना कि इंडिया घुसेगा भी और मारेगा भी टाइप्स, दैट वो एक मतलब वो एक फिल्मी सा डायलॉग लगता है, हाँ, बट मतलब किसी लेवल पे सेंटेंस में सच्चाई तो है। राइट, दैट्स इट। आप यू वर टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से देखता है। टेल मी मोर सर, पाकिस्तानी साइकोलॉजी में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर
मिलिट्री टू मिलिट्री में भी, यू नो, आर्म्ड फोर्सेस टू आर्म्ड फोर्सेस, उनकी साइकोलॉजी में क्या चेंज आया होगा इसके बाद? देखिए, आई मस्ट टेल यू कि देखिए, पाकिस्तान आर्मी का वजूद अपने देश में बहुत अलग है. जैसे सब कहते हैं ना कि एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, पाकिस्तान इज़ एन आर्मी विच हैज़ ए कंट्री. तो पाकिस्तान की आर्मी कॉल्स द शॉट्स. पॉलिटिकल लीडरशिप कोई भी हो, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से उन्होंने सीज फायर मांगा, किस तरीके से हमने टारगेट डिस्ट्रॉय किए, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ प्रमोट कर दिए जाते हैं, फील्ड मार्शल वो करवा लेते हैं, कर लेते हैं, तो वो फील्ड मार्शल बन गए. पाकिस्तान पॉलिटिकली बहुत मतलब पॉलिटिकली अगर देखा जाए, उनके जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में है, और एक वीक लीडर को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया. और लेकिन क्योंकि सारा कुछ जो डिसाइड करते हैं वो आर्मी डिसाइड करती है, फील्ड मार्शल मुनीर डिसाइड करते हैं. इकोनॉमिकली द लेस सेड द बेटर, जितना हमें मालूम है कि कैसे हैं. लेकिन साहब, मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान की, बावजूद इसके वो प्रेसिडेंट ट्रंप की गुड बुक्स में है. हाँ सर, वो चाइना की गुड बुक्स में तो रहेंगे ही रहेंगे. You have to give them that. मैं तो कह रहा हूँ. आप तो बिल्कुल कह रहे हो, मैं तो लोगों को कह रहा हूँ, चिढ़ो मत यार, कोई बात नहीं, let them have a few victories. नहीं, the point is, वो बावजूद इस सब कमियों के they have sold their ऑपरेशन सिंदूर, जो आप कह रहे हो कि हमने उनको हरा दिया, राइट, लेकिन वो तो फील्ड मार्शल बन गए. तो they are selling it as a victory to their people, also to other countries. Believe me, उन्होंने, मैं तो पहले भी कहा था, वो नैरेटिव बहुत अच्छा बनाते हैं. और नैरेटिव सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं, वो नैरेटिव बनाते हैं विदेशियों के लिए भी, विदेश के लिए भी. वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाते हैं कि हम तो बहुत, वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, सो मच सो दैट वेस्टर्न वर्ल्ड स्टार्ट्स गिविंग देम रिन्यूड लोन्स. अभी उनको उनके F-16 का अपग्रेड प्रोग्राम कर रहे हैं. आई फॉरगेट $486 बिलियन है समथिंग, उतना उसका उनके वेपन्स अपग्रेड हो रहे हैं. तो उनको US एड दे रहा है, मिलिट्री एड. सो नाउ वो, आई ग्रांट देम, वो तो बल्कि वो तो मीडिएटर बन गए हैं ईरान और उसके बीच में. देखिए, उनका एक वजूद है, वो उनका बॉर्डर है ईरान के साथ, उनकी इस्लामिक वर्ल्ड में जो भी लिंकेजेस हैं वो तो हैं. और फिर वो अमेरिका के साथ गुड बुक्स में है, चाइना के साथ तो उनके रिलेशन वैसे ही अच्छे हैं. सो ही इज इन, तो डिस्पाइट ऑल दिस वो तो अपने लिए कर रहे हैं. राइट. तो यू हैव टू गिव देम दैट, यू हैव टू गिव देम दैट. और मैं ये सोचता हूँ सर, फ्रॉम अ मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, मैं इसको ट्रिविलाइज कर सकता हूँ. मैं कहता हूँ यार, करने दो, अगर वॉर खत्म होती है, पाकिस्तान कर देता है. इतना मेल्ट डाउन इंडियंस का होना उस पर मेरे को थोड़ा एक्सेसिव लगता है. बट फ्रॉम अ आर्म्ड फोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उनको इसके बावजूद वेपन्स अपग्रेड मिलते हैं, तो हैज टू बी अनोइंग फॉर यू सर. यस, इट इज, राइट, इट इज. हाँ, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यू सी, टू ईच इज ओन. वो हर आदमी, हर कंट्री अपने हिसाब से करेगी. So they will try to get the best they can. हम लोग जैसे रिलेशन बनाते हैं कंट्री टू कंट्री, हमारा US के साथ में ट्रेड रिलेशंस है, हमारे जो जैसे टेररिस्ट की इशू, ये सब हमारे साथ इश्यूज थी. उन्होंने सिर्फ अपने जो बनाए हैं रिलेशंस, मेरे नज़रिए में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, वो उन्होंने बनाए हैं विद द लीडर. लीडरशिप भी नहीं, विद द लीडर्स, अ फ्यू लीडर्स. वो लॉबिंग फर्म्स को हायर करते हैं. अच्छा, लीगल फर्म्स को हायर करते हैं US में. एज अ गवर्नमेंट, एज अ मतलब स्टेट हायर करते हैं. ऑफ कोर्स. अच्छा, मुझे याद नहीं कौन सी चैनल ने फुल शो किया था, इंडिया टुडे ने शायद फुल उस पर एक्सपोजर किया था बाय नेम. पेपर ट्रेल पूरा दिखाया था. पेपर मतलब लाइक एविडेंशियली नाम दिखाए, अमाउंट कितना पे करते हैं वो सब. अच्छा. एंड इट्स अ ओपन सीक्रेट. हाँ, इट्स एन ओपन सीक्रेट. मतलब दे आल्सो नॉट हाइडिंग इट. सो दे हैव लॉबिंग फर्म्स, दे लॉबी. सो दे प्ले द नैरेटिव वेरी वेल. मैं पहले ही कह चुका हूँ, नैरेटिव बहुत अच्छा प्ले करते हैं. बल्कि लोग कहते हैं कि इंडिया वन द ऑपरेशन सिंदूर हैंड्स डाउन, बट वी लॉस्ट द बैटल ऑफ नैरेटिव हियर ऑल्सो. और तब मैं ये कहता हूँ, हाँ, आई एग्री, वी नीड टू प्ले द नैरेटिव्स बेटर. लेकिन अगर दो चीज़ों में ना अगर चॉइस आए, टू विन द वॉर और विन द नैरेटिव, आई रादर वी विन द वॉर. राइट, बिल्कुल नहीं, वो बात सही है सर. पर
ये बात वो किसी को कैसे भी सेल कर दे और अपने कितने भी नंबर बना लें और एक क्रिप्टो डील क्रैक कर दे ट्रम्प फैमिली के साथ, वो सब होता रहे, लॉबी वो लीडर के साथ कर लें, बट जो उनकी प्लानिंग कमेटी है, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग जो भी कर रहा है, चाहे वो आसिम मुनीर है, उनके आसपास के लोग हैं, शहबाज शरीफ बैठते होंगे उसमें, उनको तो पता है क्या हुआ है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों को ना पता हो, पाकिस्तानी लीडरशिप को तो पता है ना कि द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैव शिफ्टेड, इंडिया इज नॉट टू बी ट्राइफल्ड विद, ये लोग घर में घुस के मार सकते हैं, मोदी इज अ डिसाइसिव लीडर। लाइक आई एम अज्यूमिंग कि कुछ तो सब्सटैंटिव चेंज इन माइंड भी हो रहा है पाकिस्तान के दिमाग में, वरना आर दे टेकिंग नो फीडबैक फ्रॉम द डिफीट्स? ऐसा तो नहीं हो सकता सर। वी कांट हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा दुश्मन मूर्ख ही है। आप समझ लो, लाइक हाँ कुछ तो समझते होंगे उससे। दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए जैसे आपने अभी कहा। मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान भी ऐसा ही करता होगा, बट ये आई थिंक इट इज़ देयर वे ऑफ प्लेइंग द गेम। ओके, वो क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ्स नहीं है, वो ऐसे करना चाहते हैं। 1971 में जब उनके देश के 2 टुकड़े हो गए, उसके बाद जब ज़ियाउल हक सत्ता में आए, जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने ओपनली ये ऐलान किया कि हम इंडिया के साथ कन्वेंशनल टर्म्स में मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ऑप्ट पैक्ट लॉन्च किया, जिसमें कि हम वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, हम तो यही करेंगे। तो पहले पंजाब में इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया, उसके बाद कश्मीर में चला आ रहा है। तो वो स्पेसिफिकली उन्होंने ये अपनी एक पॉलिसी बनाई है। सो दैट इज उनके देश का नज़रिया है। उन्होंने कहा हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो ऐसे ही करेंगे। छोटे छोटे वो टेररिस्ट, अब देखो टेररिस्ट से खुद घिरे पड़े हैं, उनके अंदर कितने टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए हैं, उनके अंदर जितनी वायलेंस हो रही है इतनी इंडिया में नहीं हुई। अब उधर से अफगानिस्तान कर रहा है, बॉर्डर दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, इन सबसे घिरे हुए हैं, सबसे लड़ रहे हैं। नाउ इट इज कमिंग बैक टू बाइट देम। वो हिलरी क्लिंटन की बड़ी फेमस स्टेटमेंट कि इफ यू रेयर स्नेक्स इन योर बैकयार्ड बाइट यू ऑल्सो, तो वही हो रहा है। राइट, श्योर। अगेन आई एम सॉरी फॉर री आस्किंग सर, क्योंकि मैं अभी भी समझना चाह रहा हूँ। एक जैसे एक वॉर कंक्लूड होती है, लोगों के लिए वॉर कंक्लूड हो गई, हम लोगों ने मीडिया पे देख लिया सीज फायर हो गया, अब द न्यूज साइकिल विल मूव टू समथिंग एल्स, मेरा अटेंशन स्पैन विल मूव टू समथिंग एल्स, शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है, लाइक यू नो लाइफ मूव्स ऑन। फॉर आर्म्ड फोर्सेज, फॉर सिक्योरिटी काउंसिल्स, अब आप लोग बैठ के एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करके कुछ लेसन्स लर्निंग्स क्रिएट होती होंगी, आई एम अज्यूमिंग, जिसके बेसिस पे फ्यूचर कंटिजेंसीज और ये सब प्रिपेयर होती होंगी, राइट? आई एम अज्यूमिंग देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर दिस। एक प्रोटोकॉल वहां भी होगा। आई हैड फ्रेंड्स जो पंजाब बॉर्डर विलेजेस में रहते हैं, तो उस दौरान सर मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रह रहे थे, एंड आई वाज स्पीकिंग टू देम, क्योंकि कुछ लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो विदेश में रहते थे, वो ऐसे जो पंजाबी होते हैं। तो मैं पूछ रहा था भाई सेफ है, कुछ गिरा के आसपास? तो देयर वाज नथिंग हियर। ऑन द अदर हैंड, वेरी क्लियरली वी हैव विजुअल फुटेज ऑफ थिंग्स फॉलिंग इन पाकिस्तान इन अ वे कि ओए मिसाइल गिर गया, लाइक यू नो द एसिमेट्री ऑफ आउटकम। तो सबको क्लियर है, हमें पता है कि पाकिस्तान पे लॉसेस ज्यादा हुए, इंडिया पे कुछ खास डैमेजेस नहीं हुए, कुछ मेरे ख्याल से ट्रिवियल इफ एनीथिंग, मे बी बॉर्डर एरियाज इन कश्मीर। इन व्यू ऑफ दैट, पाकिस्तान में भी तो बैठ के कोई मीटिंग, क्या किसी भी एक लूजिंग कंट्री में बैठ के एक मीटिंग तो होती होगी कि हमें इससे क्या सीखना है, कि नेक्स्ट प्रेपरेशन हमारी कैसे होनी चाहिए। वो उनका काउंटर इंसर्जेंसी वो चलाते रहे, हमारे अगेंस्ट जो इंसर्जेंसीज फ्यूल करते हैं वो चलाते रहे लोग, पर प्राइमरीली ऑन अ आर्म फोर्सेस वर्सेस आर्म फोर्सेस बैटल दे मस्ट बी लर्निंग की शिट यार, ये तो हमारे वो मार गए, सारे एयर डिफेंसेस खत्म कर दिए, हमें वेपन्स नहीं चाहिए, ऐसा भी तो कुछ होता होगा। नहीं, आई एम श्योर होता होगा। अच्छा, होता होगा, हाँ, ज़रूर किया होगा। उसके वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी बातें, ज़रूर किया होगा उन्होंने। इसी बिना पे, इसी रीजंस में तो उन्होंने अमेरिका से फिर और अपग्रेड मांगे हैं। अमेरिका अपग्रेड दे रहा है उनको, इसी के बेसिस पे उन्होंने चाइना से और अपग्रेड लिए हैं, एंड ऑल्सो इसी बेसिस पे उन्होंने अपना मिलिट्री बजट और बढ़ा दिया। हालांकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इश्यूज हों, लेकिन मिलिट्री बजट उन्होंने बढ़ा दिया है। सो हाँ, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ होता होगा। और मेरे को ऐसा लगता है सर, मेरी पर्सनल एज अ ऑब्जर्वर लर्निंग ये थी कि वी नीड मोर इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज हम ऐसा भी एक वॉर नहीं लड़ सकते जहां हमारे डिफेंस सिस्टम्स परमानेंटली किसी और से लिए हुए हैं, बिकॉज फिर वो एक लेवरेज बन जाता है, एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, मे बी उस वेपन सिस्टम का पूरा एक्सेस नहीं है, सॉफ्टवेयर उनके पास, इस टाइप के बड़े कंसर्न्स होते हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होते। आई थिंक दैट विल बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड। डू यू थिंक सिमिलरली? और नहीं, एब्सोल्युटली, ये तो एक कंसर्न रहा है इवन व्हाइल आई वाज इन सर्विस, उसके पहले से ये कंसर्न है। देखिए, एक देश है
like India, which is aspiring middle power at least, if as an aspiring rising power, हम लोग दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. और आज की तारीख में हमारी डिपेंडेंसीज जितना डिज़ायरेबल है उससे कहीं ज़्यादा है. इसलिए पिछले कुछ सालों में जैसे ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पे जो लॉन्च की गई हैं थ्रस्ट, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, तरीके लॉन्च किए, उसमें वो एक बहुत वेलकम स्टेप है. और इस दिशा में हमें जितना हम बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की ज़रूरत है. क्या हमने इसमें कुछ प्रोग्रेस हासिल हुई है? हमें हुई है, काफ़ी प्रोग्रेस हासिल हुई है. वी हैव स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो अपने मेक इन इंडिया के अंतर्गत या नई स्कीमों को बढ़ावा देना या डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, वो सब हो गया. इज़ इट इनफ? यानी काफ़ी इनफ? नो, नॉट एट ऑल. मतलब जो हम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है. सो अ लॉट इज़ हैपनिंग. हमने बल्कि कुछ एक्सपोर्ट भी करने शुरू कर दिए हैं डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह कुछ देशों को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेकिन हमारी अपनी आर्म फोर्सेस को जब तक हम सेल्फ रिलायंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर हम नहीं बना सकते, तब तक ये एक वीकनेस रहेगी. और स्पेशली सर जितना टेक्नोलॉजिकल कर्व आ रहा है वॉरफेयर में, बिल्कुल. पता नहीं सर आपको ये वीडियोस देखने को मिली कि नहीं. मेरे को ना रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की कुछ वीडियोस देखने को मिली है जहाँ पे एक ड्रोन इफेक्टिवली एक सोल्जर को चेज कर रहा है, और आप देख सकते हो इट ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी. वो सोल्जर भाग रहा है एंड देन इट ब्लास्ट. एट दिस पॉइंट ऑटोनोमस ड्रोन्स दैट cause no casualty except the enemy is a very legitimate warfare. Absolutely. और बहुत एसिमेट्रिक एज है रोबोट्स को इंक्लूड करने का वॉर में, जहां आपके लोग नहीं मर रहे. एक तो आपकी इमोशनल कॉस्ट कम हो जाती है, आप बॉडी बैग्स नहीं देखते, लोगों की वो शहादत नहीं देखते, एंड देन ऑल्सो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं रोबोट्स इन द फ्यूचर. टेक्नोलॉजी विल बिकम द नंबर वन क्या बोलें उसको, डिसाइडर ऑफ फ्यूचर वॉर. और एंट्री पॉइंट बहुत है. लाइक अगर 10 अच्छी ड्रोन कंपनी इंडिया में खड़ी जाती है, गेम चेंजेस मैसिवली फॉर अस. एम आई राइट इन थिंकिंग दैट, या थोड़ा शॉर्ट साइटेड हूँ मैं? नहीं, ब्रॉडली जो सेंटेंस आपने कहा वो बहुत बिल्कुल ठीक है. हाँ. मैं उसको क्वालिफाई करूँगा बाद में कि टेक्नोलॉजी बिकम्स इज द एज. या राइट. दैट द कॉम्बैट विल हैव. यानी कॉम्बैट एज जो है टेक्नोलॉजी से आएगा आने वाले समय में. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पहले लड़ाइयाँ जो होती थी, लैंड आर्मीज अटैक करती थी, आर्मीज सिर्फ आर्मी से लड़ती थी. धीरे धीरे कोलैटरल डैमेज होने लगा, यानी कि एयरफोर्स आ गई, तो मतलब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करते हो तो आपका किसी का आसपास डैमेज होता था, क्योंकि प्रिसीजन बॉम्बिंग नहीं होती थी. आजकल प्रिसीजन गाइडेड वेपनरी है. पर आजकल एक और चीज़ है ना, आजकल ये भी है कि मिलिट्री टारगेट्स के अलावा सिविलियन टारगेट्स भी हो रहे हैं. 9/11 में सब सिविलियन टारगेट्स थे. साइबर अटैक में सिविलियन टारगेट्स होते हैं. आप पावर ग्रिड्स को अटैक करते हो, आप ऐसी चीज़ों को अटैक करते हो जो कि देश को, मतलब यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन अदर नेशन बाय अदर थिंग्स. आप बैंकिंग ग्रिड, रेलवे ग्रिड, पावर ग्रिड, अगर ऐसी चीज़ों को अटैक करते हो, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन कमिंग टाइम्स दैट ये सब चीज़ें भी कन्वर्ज करेंगी. जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर की हम बात करें तो साइबर स्पेस, जो आपने अभी भी सिर्फ मिलिट्री फील्ड की बात कर रहे हो कि ड्रोन जा रहा है, सोल्जर के ऊपर जा रहा है, सोल्जर मारता है, दैट्स ट्रू. रोबोट जा रहे हैं मिलिट्री फील्ड में, बट व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स? सो यू सी टुडे वॉरफेयर, जो वॉर के एनेबलर्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो सिर्फ मिलिट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गए. चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो सब लिवरेजेस आ गई, प्लस ये साइबर स्पेस और टेक्नोलॉजी आ गई. तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मिलिट्री. टारगेटिंग इज़ ऑल्सो नॉट लिमिटेड टू मिलिट्री. तो इसलिए हमारे को ये सब चीज़ों में देखना पड़ेगा. एंड मैंने कहा कि आपने कहा ना कि टेक्नोलॉजी इज़ द एनेबलर, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ. मैं एक क्वालिफायर देना चाहूँगा. जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाए, और टेक्नोलॉजी विल कम इन, अगर आप रोबोट आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन सोल्जर्स, आपने जैसे कहा, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, दैट इज़ ट्रू. बट एट द एंड ऑफ इट the edge will be with the soldier. मतलब you can't take the soldier out of the war. यानी कि it is the man behind the gun that matters. बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चीज़ों के बगैर नहीं हो सकता.
इस टेक्नोलॉजी के बगैर, जो लेटेस्ट ड्रोन्स, लेटेस्ट रोबोट्स, लेटेस्ट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बगैर नहीं हो सकता. लेकिन यू कैनॉट से कि हम अब बिना सोल्जर्स के सब कुछ लड़ लेंगे. स्वॉर्म ड्रोन जितने भी इंपॉर्टेंट हो, रोबोट जितने भी इंपॉर्टेंट हो, एवेंचुअली इट इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट, वो चलाएगा लड़ाई. गॉट इट. सर मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए. इज देयर समथिंग आई लेफ्ट आउट, या इज देयर समथिंग आपको लगता है लोगों को पता होना चाहिए जो इस कॉन्वर्सेशन में नहीं निकल गया है, और इज देयर अ क्वेश्चन, सजेशन, एनीथिंग यू हैव, एनी क्लोजिंग नोट्स यू माइट हैव? जस्ट नहीं, आई थिंक हम लोग इतना वॉन्डर किए, मतलब जैसे भी डिस्कशन जो मेरे दिमाग में आया, आपके सवालों के अलावा भी मैं बोलता रहा हूँ. मेरी समझ से ऐसा कोई चीज़ तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है कि अच्छा, या कभी बीच में आया हो कि इसके बारे में बोलना चाहता हूँ मैं. बस मैं सिर्फ 2 चीज़ें एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिशन कहना चाहूँगा. जी. पहला, आई थिंक हमें एज एन इंडियन इस बात पे मतलब गर्व होना चाहिए कि आज की दुनिया में जो हम दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, जो 4 साल 2 साल खिंच रहे हैं और इसका पता नहीं कितने टाइम लगेगा, हमने डिसाइसिवली, एक तो हमने लिमिटेड टाइम में, और दूसरा डिसाइसिवली अपना, जैसे मैंने कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन बहुत बड़ी चीज़ है. ये कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट तो नहीं हो रहे इन लोगों से, चाहे रशिया से लो या अमेरिका से लो या इजराइल से लो, ये कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं ऑन देयर ओन टर्म्स. ऑब्वियसली हमने अपने टर्म्स में कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट किया. तो आई थिंक इस पे हम लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए, मतलब हर भारतीय को होना चाहिए. मुझे है. I think that is the most important takeaway I have from Operation Sindoor. और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा था, I don't think we need a war. मतलब we should not be hoping कि लड़ाई होनी चाहिए. Right. जब बहुत ज़्यादा एक मीडिया से और उससे हो जाता है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए. I think we should feel very happy कि we did not get into a war. I think that's very important. Right, sir. Sir, thank you so much for your time. Thank you so much for your service. It is an honor to be speaking to you. मैं आपको फिर परेशान करूंगा, आप तैयार रहना. Thank you, sir. Thank you, Prakhar. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Since आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, YouTube algorithm is suggesting you to definitely watch this one as well. You'll definitely like it. और हाँ, यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना.